Your career has not been normal. You are the man who set up the ATS. आप सोनिया गांधी जी के साथ you had an interaction जिसके बारे में आपसे पूछूंगा. आपने एक पॉइंट पे बाल ठाकरे को अरेस्ट किया था. तो जब हम डीजी ऑफिस थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद जाएंगे. औरंगाबाद जाने का मतलब था कि वहाँ पर क्लैशेस होंगे. स्टार डी त्यागी, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, मेरे बॉस रहे थे. एक ऐसी स्थिति आई थी, मैंने उनको अरेस्ट किया था. सर कुछ इंटेरोगेशन हुई कि साहब की, मैंने सुना आपने की थी. 8-10 महीने की इनकी ट्रेनिंग दी गई थी. बहुत ही गरीब परिवार से आए हुए लोग थे. बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं, 1-1 लाख रुपए इनको दिया गया था. बॉलीवुड टेररिज्म वाला एंगल, पर्टिकुलरली अबू सालिम वाला इंसिडेंट. इसके जमाने में तो सीधा गोली मारते थे. तो ऐसा इसका टेरर था. आई वांट टू गो टू गडचिरोली एंड देन C60 क्रैक कमांडो टीम जो आपने सर बनाई थी. बड़ा प्राउडली महसूस करता हूँ कि जो 60 लोग थे उनकी स्ट्रेंथ अभी 800 है. नक्सल्स को न्यूट्रलाइज करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है. सर वेलकम टू द शो. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और बहुत लकी फील करता हूँ सर मैं, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस बुक ऑफ योर्स. ये बायोग्राफी आपकी सर, जिसमें एक से एक स्टोरी है. ईच चैप्टर इज़ अ पेज टर्नर. मैं सब अंडरलाइन करके बैठा हूँ सर. बट सर मैं जब इस बुक को पढ़ रहा था तो मैं दर्शकों को बता दूँ कि योर करियर इज़ नॉट बी नॉर्मल. यू आर द मैन हु सेट अप द ATS, एंटी टेररिज्म स्क्वाड. महाराष्ट्र में 26/11 के अटैक के बाद, once करकरे सर had passed away, the baton came back to you. बट आपने सेटअप करने वाले आप ही थे सर उसको. उससे पहले भी सर आपने बहुत एक्सपीरियंसेस करे हैं. आपने कम्युनल वायलेंस देखा है. आपने एक पॉइंट पे बाल ठाकरे को अरेस्ट किया था. आप सोनिया गांधी जी के साथ यू हैड एन इंटरेक्शन जिसके बारे में आपसे पूछूंगा. उससे पहले आपने गडचिरोली में एंटी नक्सल ऑपरेशंस करे. उसके पहले आपने C60 क्रैक कमांडोज के यूनिट्स क्रिएट करे. तो यू आर अ फाउंडेशनल फादर फॉर मेनी थिंग्स दैट द पुलिस सर्विस नाउ यूजेस. बट टू बी ऑनेस्ट सर, जब मैं इसको तो पढ़ रहा था इस किताब को, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस इंटरव्यू में ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा सुनना है. एंड आई वॉन्ट टू हेयर योर वर्जन ऑफ इट, बिकॉज दिस इज़ द वर्जन ऑफ द ऑथर. नो वन हैज़ हर्ड इट डायरेक्टली फ्रॉम यू. 26/11 में सर आपने मुझे बताया कि उस वक्त आप ATS के चीफ नहीं थे और आप रेलवेज में थे, DIG, एडिशनल डीजी. सर क्या हुआ था आपको जब खबर आई? आपने मुझे बताया कि जब ब्रेकआउट हुआ था 26/11 का, तो खबर थी कि गैंग वॉर हो गया है और आपको सर खबर आती है, आप फ़ोन करते हैं और आप उस तरफ निकलते हैं. क्या होता है सर फिर? हाँ, मैं उस वक्त एडिशनल डीजी रेलवे था जी. करकरे साहब को मेरे ख्याल से मार्च के महीने में ऐसा कुछ, तो भी मैंने ATS का चार्ज हैंड ओवर किया था. 6-8 महीने तक मेरे पास दोनों चार्ज थे, एडिशनल डीजी रेलवे का भी, ATS का भी. जब ये मैं एक दिन शाम के वक्त जब खाना खा करके, जो इनफैक्ट सोने की तैयारी में था, उस टाइम अचानक से किसी का मुझे फ़ोन आता है कि अरे साहब वहाँ VT पर गैंगवार हो गया है. जी. मैंने कहा नहीं, मुझे तो कोई ऐसी सूचना नहीं है. कह रहे नहीं, आप TV खोलिए वहाँ पर, और वहाँ पर गैंगवार हो गया है. मैंने TV खोला तो वहाँ पर TV पर दिखाई, थोड़ा अफरा तफरी सी दिखाई दी कि वो जो किसी को कुछ नहीं, लेकिन ये बता रहा था कि ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ गोलियाँ लगी, कुछ लोग भी काउंटर पर मर गए हैं, इस तरह का. तो मैं तुरंत वहाँ CP रेलवे थे मिस्टर अशोक शर्मा, वो वहीं उसके CCI के सामने, VT से ज़्यादा दूर नहीं है जी. वहाँ पर रहते थे. और उन दिनों मुझे को प्रोटेक्शन था Z+, तो मेरी गाड़ियाँ और ड्राइवर वगैरह सब वहाँ नीचे ही सोते थे. मैंने तुरंत उनको बोला कि तैयार हो जाओ, और वो हम भी वहाँ से, मैं वहाँ से 5-6 मिनट के अंदर निकल गया. तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ चूँकि मेरे पास वायरलेस कम्युनिकेशन तो था नहीं, बीइंग एडिशनल डीजी रेलवे, पूरे महाराष्ट्र के रेलवे का मैं इंचार्ज था, तो मुंबई सिटी का कोई संबंध नहीं आता था. तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो मैं लोगों से कम से कम फ़ोन करने की कोशिश कर रहा था कि चल क्या रहा है. हो ये रहा था कि मेरा फ़ोन कंटिन्यूसली बज रहा था. को मैं अब आई वॉज नॉट एबल टू डायल, मैं फ़ोन ही नहीं कर पा रहा था. तो क्या चल रहा है मुझे ये भी मालूम नहीं. लेकिन जब मैं वहाँ से CP ऑफिस के सामने से पहुँचा तो हजा उसके सामने कुछ लोग खड़े हुए थे. उन्होंने एकदम से रोको, गाड़ी रोको, सामने से फायरिंग हो रही. तो मैं मेरे पास कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ, मेरे पास जो लोग थे उनके पास वेपन थे. उनके पास तो मेरे पूरे प्रोटेक्शन में जो लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी. तो वहाँ जब मैं रुकता हूँ तो तभी मुश्किल से 4 या 5 मिनट के बाद में ऊपर से करकरे साहब, चूँकि वो दादर रहते थे वहाँ, उनको भी गाड़ी उनको भी रोकते हैं, वे भी रुकते हैं. तो वो मेरी तरफ को आते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूस फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं. उनको मालूम रहता है, उनको तो पता था कि
तो वो ही वॉज प्रीवी ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, जो मुझे लगा कि शायद मैं उनसे बात करूंगा। उसी बीच में उनको एडिशनली वो सीधा टाइम्स ऑफ इंडिया के सामने से होते हुए वो उस तरफ चले गए कामा हॉस्पिटल, और मैं सीधा वीटी स्टेशन पहुंचा। जी। क्योंकि मुझे उस टाइम फ़ोन लग गया था, मैंने उस टाइम डीजी मिस्टर अनामी राय थे, उनको कहा कि वो जो क्यूआरटी है वो मुझे रेलवे पर चाहिए। तो उन्होंने बताया कि केवल रेलवे नहीं, ताज पे भी अटैक हो रहा है, ओबराई पर भी अटैक हो रहा है, सब जगह अटैक हो रहा जी है। हाँ। तो मैं एकदम वहाँ वीटी पे पहुँचा, वहाँ जाकर देखा तो वहाँ तो हमारी टीम पुलिस की ऑलरेडी वहाँ पर वो जो इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में लगी थी, और चारों तरफ को सामान बिखरा पड़ा था, लाशें पड़ी थी। तो वो जो हम जो प्रिलिमिनरी जो भी कुछ कम से कम जो जितने भी लोग हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाए, उसकी व्यवस्था करने में लगे हुए थे। जब ये सब चल रहा था तो अचानक जो वीटी स्टेशन पर ही, जहाँ पर ये सब हुआ था वहीं पर पुलिस स्टेशन है। तो वहाँ पर एक वो जो हमारा पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर था, वो भाग कर के आया मेरे पास कि सर टीवी में आ रहा है कि एक कामटे साहब इंजर्ड हो गए। उसके बाद में वो तुरंत बाद में आता है, साहब करकरे साहब भी इंजर्ड हो गए। अरे मैंने कहा करकरे साहब तो अभी 15 मिनट पहले मेरे साथ थे। और उसके बाद में आके सालस्कर भी इंजर्ड हो गए। और ये सब चल ही रहा था कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में पहुंचा, जाके टीवी देखा तो 5 मिनट बाद में 7 मिनट बाद में एकदम मैसेज वो आना शुरू हो गया कि दे आर नो मोर। करकरे साहब भी, कामटे साहब भी और सालस्कर साहब भी, ये तीनों के तीनों। तभी मुझे बल्कि वहाँ अशोक शर्मा जो सीपी रेलवे थे, उन्होंने कहा साहब आप ये हो गया, अब आप एटीएस का चार्ज लेने के लिए तैयार हो जाओ, एटीएस तो आप ही को जाएगा क्योंकि और तो कोई किसको एक्सपीरियंस है नहीं। तभी मुझे डीजी साहब का फ़ोन आ गया कि भाई वो इस तरह से हो गया, तुम्हें मालूम ही होगा। मैंने कहा मैं तो वीटीपी हूँ, कि तुम डीजी ऑफिस आ जाओ और एकदम से एटीएस का चार्ज लो, क्योंकि ये सब जो आगे चला है उसको जो ऑपरेशंस होने हैं, जो बाकी का एक्शन है वो तुम को संभालना है। तो मैं फिर वहाँ डीजी ऑफिस गया, ये सब मेरी टीम ये सब हॉस्पिटल वगैरह। तब उसी बीच में ये कसाब और उसके साथी जो सलमान था, वो वहाँ से आपने सारी ट्रेल देखी है, वो मंत्रालय के सामने से विधान भवन के सामने से होते हुए वो मरीन ड्राइव होते, वहाँ पर कसाब जो हमारे एएसआई थे गाँव देवी पुलिस स्टेशन के, उनको वो शहीद हो गए थे। उन्होंने इसको कसाब को जिंदा पकड़ लिया और लेकर के फिर ये हॉस्पिटल में गए। फिर आगे का इन्वेस्टिगेशन था वो, चूँकि मैं तो ऑपरेशन में लग गया था, वो उधर के वो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच ने उसको आगे बढ़ाया। तो उसके बाद जो 3 या 4 दिन तक आपने देखा, वो इसी बीच में फिर वो एनएसजी आ रही है, फिर वहाँ के तो मार्कोस भी आगे थे नेवी के। मुंबई पुलिस ने दोनों तीनों, क्योंकि वो जो लियोपोल्ड में हुआ था और जो छबाड़ हाउस में हुआ था, वही लोग ताज में आगे थे। तो जो छबाड़ हाउस वाले कंटिन्यू, लेकिन जो लियोपोल्ड वाले थे वो होटल ताज में आगे थे। होटल ताज में 4 लोग, ओबेराय में और छबाड़ हाउस में, और वीटी वाले ही थे। तो ये सारा ऑपरेशन आ गया, आपके याद होगा 3-4 दिनों तक चलता रहा था। अल्टीमेटली जब 4 दिन बाद में हम होटल ताज में और ओबेराय में जाके जो मंजर देखा कि किस कदर जो उन्होंने, अब 4 दिन में तो डेड बॉडी भी थोड़ा आपको मालूम है क्या हो जाता है, तो कुछ टेबल के नीचे और वो जो जैसे भी जहाँ जिसको छुपने की जगह मिल रही थी वहाँ भी रहते हुए गोली लगी हुई थी। तो वो सब चीज़ें अब बाद में तो सबकी डिटेल सब लोगों के सामने आ गई कि किस तरह से पाकिस्तान का स्पॉन्सर्ड ये पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड क्या, वहीं से ट्रेनिंग लेकर के ये लोग आए थे। किस तरह से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को एक तरह से स्टन कर दिया था, और सब लोग टीवी पर बैठे थे। किस तरह ये सारा का सारा मंजर जिन लोगों ने, अब तो चूँकि उस बात को भी 18 साल हो गए हैं, 19 साल हो गए हैं, लेकिन जिन लोगों को याद है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। इनफैक्ट तो शुरू में 1-1.5 घंटा तो ये भी नहीं लोगों को अंदाज हो रहा था कि हो क्या रहा है। डू यू वॉन्ट टू नो हु यू रियली आर? आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों करते हो, आप कुछ चीज़ों में एक्सेल क्यों नहीं कर पाते? दीज थिंग्स आर अनलॉक्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी। साइकोमेट्रिक साइकोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। दुनिया का सबसे एडवांस, सबसे वेल रिसर्च पर्सनैलिटी टेस्ट है बिग 5। ये कैसे अफेक्ट करते हैं आपके करियर चॉइसेस को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके वेल्थ ओरिएंटेड डिसीजंस को, एंड एवरीथिंग for free. We have decided to distribute this. We have created the test. The tool is there. The link is in the description. Please go ahead, use it, spread the awareness, become more self-aware. Thank you and all the best. और सर इसके बाद जो हुआ, जब आप ATS के चीफ वापस बने, उसी की वजह से आपका नाम सर ट्रबल शूटर पड़ा है, ये मैंने सुना है।
दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड। और उसके बाद आपकी एक रेपुटेशन है सर जो आप काम में है, बट आपका क्या एक्सपीरियंस था सर? कसाब पकड़ा गया, ये पहला दिन हुआ, फिर सर कुछ इंटेरोगेशन हुई कसाब की, मैंने सुना आपने की थी। चूँकि क्राइम ब्रांच मैंने कसाब की इंट्रोगेशन मैंने की थी, लेकिन उसको चूँकि पूरा का पूरा क्राइम ब्रांच ने हैंडल किया था, तो पूरा का पूरा फर्दर इन्वेस्टिगेशन या चार्जशीट करने का काम वो सब क्राइम ब्रांच ने किया था। चूँकि एटीएस का तो उस टाइम एटीएस हेडलेस हो गया था, मेरे पास एडिशनल चार्ज था, जी। मेरे पास रेगुलर चार्ज भी नहीं था, मेरा रेगुलर चार्ज रेलवे का था। इनफैक्ट इसमें भी ये है कि जब वो 5-6 महीने हो गए एटीएस का चार्ज मेरे पास, तो कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी। हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दी कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एटीएस हेड अपॉइंट नहीं कर रही है। तो वहाँ उसने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने को पूछा कि भाई क्यों नहीं कर रही, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बोल दिया कि साहब उसमें वहाँ कोई आने को तैयार नहीं है, लोग आने को डरते हैं। अच्छा। तो फिर हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट महाराष्ट्र को आदेश दिया कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इसका एटीएस हेड अपॉइंट कीजिए। जी। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने उस टाइम जो है वो उसको पहले ही आईजी की पोस्ट होती थी, उसी को अपग्रेड कर दिया और मुझे ही वहाँ पर एक रेगुलर चार्ज मेरा दे दिया और जो रेलवे का था वो चार्ज हटा दिया। तो उस फिर मैं कंटिन्यूस वहाँ पर वो जो मेरा करीब जून की बात होगी, मैं छुट्टी पर था जब ये सब हुआ था। मैं तो फिर मुझे वापस उसका रेगुलर हेड बना दिया। तो ये करीब करीब देखा जाए तो मैं 2 बार मुझे एटीएस में रहा हूँ, एक्सेप्ट वो बीच में 5-6 महीने कर हिसाब थे, तो कंटिन्यूस 2004 से लेकर। जी। सर क्या मैं पूछ सकता हूँ, और क्या आप शेयर कर पाएंगे कि कसाब की इंटेरोगेशन में क्या हुआ था? वो तो अब आपने देखा उनको तो उसको तो फांसी भी लगी, सारा जग जाहिर है, वो तो सारे इंट्रोगेशन से पता जैसा कि मैंने आपको बताया पूरा केस तो क्राइम ब्रांच ने इन्वेस्टिगेट किया था। जी। बट चूंकि हम लोग सारा मुंबई पुलिस और एटीएस भी उसका महाराष्ट्र पुलिस का हिस्सा थी, हम लोग का भी उसमें हम लोग भी लगे हुए थे। तो उसमें वो तो एक ये सब के सब लोग ये मुंबई जैसे टेररिस्ट अटैक की तैयारी पाकिस्तान में, जैसे उन्होंने बताया, इन लोगों की ट्रेनिंग 8-10 महीने की इनकी ट्रेनिंग दी गई थी बाकायदा, इनको पानी में रहने की, पानी में सर्वाइव करने की। और जो शुरू में ज़्यादा संख्या में ये लोग ट्रेनिंग के लिए जो सेलेक्ट किए गए थे, जो हार्डेस्ट थे, उनको इस काम पर भेजा गया था। पहले वहाँ से बोट में निकले, फिर ये वहाँ पर आपने पढ़ा होगा, वहीं पर मुंबई के पास आकर के जो लोकल मछुआरे थे उसकी डिंगी उन्होंने छीनी थी। और फिर उसमें उसको लेकर के ये सीधे इसके होटल प्रेसिडेंट के पास में जो वो है जहाँ पर वो छोटा सा बीच है, वहाँ पर ये आके उतरे। आने के बाद में ये तुरंत इन्होंने अपना वो सीधा एक टीम सीधी वीटी पहुँची थी, एक टीम सीधी लियोपोल्ड पहुँची थी, एक छबाड़ हाउस पहुँची थी, ताज पहुँची थी और ओबराय पहुँची थी। ये ऐसा सिंक्रोनाइज था कि ये सारे के सारे सब लोगों का जो एक्शन था, उस एक्शन में 1.5 से 2 मिनट का अंतर था, अदरवाइज सब जगह एक्शन तैयार हुआ। क्योंकि मैं एडिशनल डीजी रेलवे था, तो ये पूरा का पूरा हुआ बाद में उनके कैमरे में भी दिखाई दिया किस तरह से जाते हैं, जाने के बाद में सीधा टॉयलेट में जाते हैं, वहाँ हैबरसेक उनके जो जिसको पिट्ठू बोलते हैं हैबरसेक, उसमें से वेपन निकालते हैं, वहीं से निकाल करके वहीं से वो फायरिंग शुरू करना शुरू कर देते हैं। और जो इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, वहाँ पर जो रेलवे का एक आरपीएफ का जवान था, वो जीआरपी का भी जवान था, उन्होंने फायरिंग भी उसको, चूँकि उनके पास तो बड़े वेपन थे, वहाँ लगती तो उनको कुछ 3, लेकिन ये जो ऑपरेशन पार्ट है जो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में आपको दिखाई देगा, वो ये पूरी तरह से बहुत ही गरीब परिवार से आए हुए लोग थे, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं, 1-1 लाख रुपए इनको दिया गया था। और ये जिस तरह से इनका दिमाग जिसको कंप्लीटली रेडिकलाइज करके यहाँ पर भेजा गया था, और ये इनको तो मालूम था कि ये तो वापस जाने वाले हैं नहीं। तो हालांकि इसमें जो लोग उस टाइम हम लोग जो मॉनिटर कर रहे थे, उससे पता लगता था कि इनकी मेंटल कंडीशन क्या है। तो अल्टीमेटली ये तो एक ऐसा मेटिकुलसली प्लान्ड वो था, आपको मालूम होगा, मुझे तो एक बार ये लग रहा था कि ये अब ऐसा होने वाला है कि ये तो हो गया है, लेकिन इसमें तो डायरेक्ट पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है, तो हो सकता है कि इंडियन फोर्सेस की तरफ से भी कोई एक्शन होगा, ऐसा हमको उस टाइम लगता था। सर मैं क्योंकि बहुत टेम्प्टेड हूँ
और क्योंकि आपकी प्रेजेंस है और क्योंकि मैं पूछ सकता हूँ इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ फिर से। आप कसाब के सामने जाते हैं सर, क्या आप हमको उस रूम में लेके जा सकते हैं? क्या होता है? आपके सामने एक लड़का बैठा है और आपको पता है इसने क्या किया है। क्या उस पर डर दिखता है आपको? क्या उसमें आप क्या बोलते हैं सर उससे, और वो क्या बोलता है आपको? देखिए, जब मैं उसको कसाब को मिला था तो उस टाइम तो इन्वेस्टिगेशन काफ़ी आगे बढ़ गया था। क्राइम ब्रांच ने, मैंने आपको बताया, क्राइम ब्रांच ने, लेकिन उस टाइम तो वो टिमिड जैसा वो आया, हल्के से शरीर का सुकड़ा सा, वो बिल्कुल सभी जो जितना उसके पास था सब उसने उड़ेल दिया था। और उसको बहुत ज़्यादा जैसा उसको उनके वो तो एक तरह से ग्राउंड लेवल वर्कर था जिसको उन्होंने मरने के लिए तैयार किया था, उसको और उस जैसे बाकी लोगों को। और इसीलिए आपने देखा होगा बाद में, हालांकि जो इन्वेस्टिगेशन हुआ था, एक बड़ा एक्सीलेंट इन्वेस्टिगेशन हुआ था, उसमें जिंदा तो यही मिला था, इसको बाद में फांसी भी हो गई थी। लेकिन जो ऊपर का पाकिस्तान तो आखिर तक डिनाइल ही करता रहा कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से प्लान किया था। कुछ नाम सामने आए थे, उसने भी बताए थे, जो भी कुछ उस टाइम सारे के सारे ऑन द रिकॉर्ड है। लेकिन उस टाइम जो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टिगेशन में जो यूएसए या जहाँ से भी पॉसिबल था, उनका जीपीएस लोकेशन वगैरह निकाल करके, चूँकि उस टाइम पर आपकी टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है 16-17 साल पहले। बट ये ज़रूर है कि किस तरह से वो सारा का सारा, वैसे तो हमको चूँकि इससे पहले भी कई केसेस ऐसे हुए थे जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट आया था, लेकिन एक पाकिस्तानी डायरेक्ट हिंदुस्तान में ये काम करते हुए पकड़ा गया, जिससे कि पूरे के पूरे तो दुनिया को हम पहले से कहते रहे थे, लेकिन प्रूव कर सके कि ये, हालांकि इसको अगर आपके याद हो, ये पाकिस्तान ने ये भी डिनाई कर दिया कि ताकि कसाब वहाँ का रहने वाला है, लेकिन उसने जो सारी डिटेल्स दी थी उसमें कोई शक किसी को बचा नहीं था। और इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी लोग थे, इनके सबके हाथ में जो जो ये पूजा का जो वो धागा होता है, सबके हाथ में वो बंधे हुए थे। 10-10 लोगों के सबके पास फेक आइडेंटिटी कार्ड थे जो इंडिया के नाम से, इंडियन नाम से थे। और उस टाइम चूँकि मालेगांव का जो हिंदू टेररिज्म का बहुत जल चला था, अगर ये कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता और अगर इसने ये सारी नई कहानी नहीं बताई होती, तो लोग ये कहते कि ये हमको पाकिस्तान एंगल प्रूव करना ही मुश्किल हो जाता। हिंदू फैनेटिक जैसा दिख रहा है। हिंदू फैनेटिक ऐसा बिल्कुल लगता था, क्योंकि उस टाइम इसी तरह का शोर मचा हुआ था चारों तरफ को। मालेगांव का केस हो ही गया था और इनके हाथ में वो जो हिंदू लोग पूजा के बाद में जो धागे बांधते हैं, सबके धागे बांधते, और इस तरह के कार्ड थे। तो ये तो कसाब को जो हमारे एएसआई ओमले साहब ने जो जिंदा पकड़ा, अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया, उसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की जनता पुलिस के ऊपर इतना बड़ा एहसान हुआ है कि हम उसको जिंदा पकड़ने के बाद ये सारी की सारी कहानी क्या है, किस तरह से वो चले थे, क्या थे, और किस तरह से उन्होंने समुद्र में उसको डेंगू वाले को मारा था, मार के डाल दिया था, वो सारा हमको पता ही नहीं लगता था। अगर ये कसाब दे तो ये बहुत अब कुछ भी कहो आप, लेकिन जो एएसआई ओमले साहब का जो बलिदान है वो बहुत बहुत बड़ा है। ये हाँ सर, ये वाला एंगल शायद मुझे नहीं लगता लोगों को पता है कि डिस्गाइज और कैमोफ्लेज उनका ऐसा था कि अगर जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कभी शायद यही विवाद चल रहा होता, क्या पता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो ये था सारा का सारा, अगर ये था कि अगर पकड़े जाते हैं, जिंदे तो पकड़े नहीं जाना। जी हाँ। उनको भी पता था जिंदे पकड़े नहीं जाएंगे, अगर जिंदे पकड़े गए तो फिर ये सारा भेद खुल जाएगा। लेकिन अगर ये कसाब भी अगर मर गया होता तो ये पता ही नहीं लगता था लोगों को कि ये कौन थे, क्या थे। ये लगता कि यहीं से किसी को उनके कार्ड वार्ड, बाद में पता लगता कि फेक एड्रेस से कार्ड बने हुए थे, ये थे, हुए थे, लेकिन नहीं पता लगता। ऑफ द बुक का कंटेंट जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बुक में एक दो जगह रॉ का मेंशन देखा, इंटेलिजेंस का मेंशन देखा, और सर जाहिर सी बात है कि इंटेलिजेंस के बिना ये सब खेल खेले ही नहीं जा सकते, ना उनकी साइड से ना हमारी साइड से। अब से थोड़ा सा पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई है इस चीज़ की बिकॉज ऑफ सम मूवीज़ एंड सम डिपिक्शंस। आपने सर ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, आपने सर क्या ऐसा देखा हुआ है जो आप हमको बता सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं? कुछ भी, एनीथिंग अबाउट रॉ और इंटेलिजेंस और उनका रोल, वो क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और क्या इफेक्टिवनेस उनकी, क्योंकि उनके बारे में कुछ जाना नहीं जाता, और जो भी सेफ बाउंड्स में हम जान सकते हैं आपसे।
from the variety and wideness and the depth of your experience, not only from Mumbai, otherwise also. देखिए जितनी भी इसके बारे में मैं भी एक लिमिटेड ही बोल सकता हूँ जी क्योंकि जो किसी भी उसकी इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है किसी भी कंट्री की, आप ये देख लीजिए, चाहे इंटरनल इंटेलिजेंस विंग हो या एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग हो, सर। वो उसके ऊपर कंट्री की सिक्योरिटी का बहुत दारमदार रहता है। जी हाँ। और उनके मोड ऑफ ऑपरेशन और वो किस तरह से काम करते हैं, क्या करते हैं, ये पब्लिक में हालांकि पब्लिक क्यूरियस रहती है, जानना चाहती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में आना कंट्री के लिए और कंट्री की सेफ्टी के लिए उचित नहीं है। उनका योगदान और उनका बलिदान मैं आपको बताऊं, वो पब्लिक के सामने नहीं आता है। अदरवाइज उनका योगदान और बलिदान इतना ज़्यादा होता है। इंटेलिजेंस जैसा हमारे यहाँ इंटेलिजेंस ब्यूरो है या RAW है, इनका जो योगदान है और जिनके जो काम करने वाले, क्रेडिट उनको चाहिए नहीं होता है, क्रेडिट से दूर रहते हैं, लेकिन रात और दिन अपने ज़िंदगी को जोखिम में डालकर, चाहे यहाँ हो या बाहर हो, जिस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। तो वैसे तो दुनिया का ही ये सब जगह ही है, लेकिन मैं जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, मैं उनको रियली नमन करता हूँ कि किस कदर उनका त्याग रहता है, किस कदर वो बिना किसी क्रेडिट के अपेक्षा किए, बल्कि वो चाहते भी नहीं उनका कहीं नाम आए, और किस तरह से वे छोटे से लेकर बड़े ऑपरेशंस में और कंट्री को सेव करने के लिए किस तरह से वो लगे रहते हैं। सर मैं अब मुंबई से आपकी परमिशन के साथ बैक ट्रैक थोड़ा सा करना चाहता हूँ। ATS की फॉर्मेशन और ये सारा का सारा बॉलीवुड टेररिज्म वाला एंगल, पर्टिकुलरली अबू सालिम वाला इंसिडेंट, उसकी क्या कहानी है सर? देखिए ऐसा है कि आपको 1990 इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 90s में आपके 90, 91, 92 उस ज़माने में जी ये दाऊद तो इंडिया छोड़ के भाग गया था 84-85 में, लेकिन पहले शुरू में कराची में गया, फिर दुबई में गया, फिर ये जगह बदलता रहा। तो इसने वहाँ पर जब 92-93 राइट्स हुए थे मुंबई में, तो उसके बाद में इसने 93 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट ऑर्गेनाइज किए थे। लेकिन साथ साथ बॉम्ब ब्लास्ट में तो ये इसका नाम आ गया था, लेकिन उस समय पे वो आप ये समझिए करीब करीब 94, 96, 97, 2000 तक करीब करीब अंडरवर्ल्ड का मुंबई पे बहुत ज़बरदस्त पकड़ आ गई थी। चाहे आप इसको कोई भी चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो या बॉलीवुड हो, इसने दाऊद के ने अलग अलग लोगों को वो एरिया बांट रखे थे। तो अबू सलीम जो है बॉलीवुड को हैंडल करता था। जब ये उसका इतना दबदबा था कि अगर वो दुबई में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है तो जिस को वो चाहेगा उसको वहाँ पर जाकर प्रोग्राम में अटेंड करना पड़ेगा और अपनी हाजिरी लगानी पड़ेगी और परफॉर्म करना पड़ेगा, इतना दबदबा था। ऐसा भी समय था कि उसको हीरोइन कौन लेना है, हीरो कौन लेना है, ये भी अबू सलीम का डिक्टेट चलती थी। क्योंकि पूरा बॉलीवुड को, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा शकील कंस्ट्रक्शन को और इसको बाकी बिजनेस को मुंबई के देखता था, अबू सलीम जो है ना बॉलीवुड को और इन सब को देखता था। तो जब ये हमारे कस्टडी में आया था, हमारे पास तो एक जैन मर्डर केस था, एक बड़ा मैंने आपको जी बताया हाँ, को था। जी सर। तो उस टाइम में इसने मुंबई बॉलीवुड को, जैसा अभी आपने देखा अभी आजकल जो चल रहा है बिश्नोई गैंग का चल रहा है कि वो अलग अलग कभी डायरेक्टर के ऊपर फायरिंग कराता है, इसने तो कई मर्डर ऑर्गेनाइज कराए थे और एक फियर उसमें डाल दिया था। अनफॉर्चुनेटली फिल्म इंडस्ट्री उस टाइम थोड़ा सा वल्नरेबल भी थी, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे अंडरवर्ल्ड का पैसा भी फिल्मों बनाने में लगता था, जब तक उसको इंडस्ट्री का वो नहीं था। तो जिसके कारण से ये लोग उसके संपर्क में रहते थे और पैसा वैसा इनको लगता था। अभी पहले जैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उसका टेरर इतना था अबू सलीम का कि पकड़े जाने के बाद भी, हमारी कस्टडी में हो जाने के बाद भी, हमको जानकारी होने के बाद भी कि भाई इसने कई केसेस में इन्वॉल्व है, जब हम लोगों ने उनसे संपर्क किया है, जानना चाहा, तो सब ने हाथ जोड़ लिए कि साहब अब हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते। हमको तो इतना उसका अरेस्ट होने के बाद में भी उतना उसका दबदबा था। और सर मैंने आपकी किताब में पढ़ा है कि राकेश रोशन से आपने बात करी इस बारे में। मैं चूँकि इसने मुझे बताया था, चूँकि उनके ऊपर फायरिंग हुई थी,
तो मैं चाहता था, देखो हम वो उसका जब ये पुर्तगाल से यहाँ पर हिंदुस्तान भेजा गया तो भारत सरकार को कुछ अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी। उसमें एक अंडरटेकिंग तो ये थी कि जो केस रजिस्टर्ड हैं उन्हीं में उसका ट्रायल होगा, और दूसरा ये है कि उसको फांसी नहीं दी जा सकती। लेकिन चूंकि ये इसने एक ज़माने में इतना टेरर मचाया हुआ था, तो ये इसका नेटवर्क क्या है, किन किन कौन कौन लोग जिसको हेल्प करते थे या जो जो उसका है, तो हम वो जानना चाहते थे। तो केस तो हम जैन मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन इसके बाकी नेटवर्क के बारे में दूसरे लोगों को तो हम उसकी जानकारी लेना चाहते थे। तो ये जब इसने बताया तो मैं राकेश रोशन से मिलना चाहा, उनको संपर्क किया। 2-3 बार संपर्क होने के बाद में क्यों तो उनको मैं मिलने गया, मिलने के लिए भी वो तैयार नहीं हुए। वैनिटी वैन में जाकर के वो मिले, और जब मिलने के बाद उनको मैं पूछा होता तो उन्होंने सीधा हाथ जोड़ लिया, साहब हम इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। मैंने उनको बताया कि ये तो अभी हमारी कस्टडी में है, अगर इस तरह की बात है, आप इस तरह से डरने से कैसे काम चलेगा, और जब तक लोग सामने नहीं आएंगे तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी। आज अबू सलीम है, कल दूसरा तैयार हो जाएगा। तो अपने हक के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, बट लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से उनके मन में इतना डर था कि उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ भी बताने से मना कर दिया। तो मैं भी फिर उसको आपने प्रेस नहीं किया। और मैंने सर पढ़ा किताब में कि अबू सालम ने बोला कि हमने बहुत पैसे लिए इनसे। अब ये तो उसने तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई नहीं थी जो रिकॉर्ड पर नहीं है, लेकिन सामने वाले तो कोई बोलने को भी तैयार नहीं था। तो हमारे सामने भी लिमिटेशन नहीं थी, क्योंकि हमारे सामने 2 चीज़ें थी। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग था जी, कुछ हम फ्रेश केस भी रजिस्टर नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जानकारी जरूर लेना चाहते थे। रेगुलर बॉलीवुड से बहुत भारी भरकम पैसा इन लोगों को मिलता था। मैंने ये भी पढ़ा संजय दत्त को जब AK-47 वाला जब केस हुआ था, तो जैसे गन्ने को देखते हैं वैसे वो हाँ, वो क्या है सर वो? ये अबू सलीम का ही बताया हुआ है। हाँ। उसने बताया था कि जब वो AK-47 लेके आया था डिलीवर करने के लिए, तो हाँ। इसको AK-47 चाहिए थी। आपको मालूम भी होगा कि ये उसमें AK-47 के पोजेसन के उसमें, हालांकि इसने डिस्ट्रॉय कर दी थी वो पोजेसन के, उसमें सजा भी हुई थी। तो जब ये AK-47 चाहता, इसको बड़े वेपन का शौक था, तो जिस तरह से उसमें भी छांट रहा था, जिस तरह से एक गन्ने का पैक होता है उसमें अच्छा गन्ना निकालने के लिए। अब AK-47 तो सारे, बट ये नहीं, ये तो दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से ये उसको ये नादानी कह लो या उसका बेवकूफ़ी कह लो, या वो इनके साथ बहुत ही फ्रेंडली था। और वो AK-47 उसने ली भी थी, उसने रखी भी थी। बाद में उसका ये इन्वेस्टिगेशन में भी आया था कि वो उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी, लेकिन बाकी जो पाइप वो तो मिल ही गए थे, उसमें उसको सजा भी हुई थी, जेल में भी रहा था। लेकिन ये बात सही है कि वो ज़माना था कि जब अंडरवर्ल्ड का और बॉलीवुड का काफ़ी आपस में दोस्ताना कह लो या रिलेशन कह लो या लेन देन कह लो था। और इनका खुद मोनिका बेदी के साथ एक वो था रिलेशनशिप अबू सालिम का, और ही वाज वाइफ थी उसकी, वो शादी कर ली थी, शादी कर ली थी। हाँ, और उसने उसके साथ शादी कर ली थी, और उसने उसको मूवी दिलवाई थी, कई मूवी दिलवाई थी। अच्छा। बाद में अब तो फिर चूंकि वो भी पकड़ी गई थी, वो उसको पासपोर्ट केस में उसको भी सजा हुई थी, तो मेरे ख्याल 6-8 महीने जो भी सजा हुई थी। लेकिन ये बात तो सही है कि उस टाइम तो ये खुद भी इनफैक्ट ये इसने ये भी बताया कि वहाँ जब कई लोग ऐसे थे जो मुझे कहते थे कि तुम मूवी में आ जाओ। ये खुद भी हैंडसम लड़का था, लेकिन चूंकि अंडरवर्ल्ड में था तो सामने तो हम तो कई केसेस में उसकी तलाश थी, तो आ नहीं सकता था। तो उसने अपना जो है सारा पुर्तगाल और ये दुबई यहाँ वहाँ इधर घूम करके वहीं से रहते हुए जी हाँ, ये अपना राज चलाते थे। सर किताब में जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो मैं बस वेरीफाई करना चाहता हूँ। आप अबू सालिम के सामने आमने सामने जाते हैं, आपकी बात होती है, और आपकी जो इम्प्रेशन उस टाइम पे बनती है वो बहुत डिफरेंट है उस आतंकी टाइप के इंसान के साथ, जिससे सब लोग बिल्कुल ही डरे हुए हैं। तो किस टाइप का इंसान निकला सर ये, जब आप इनकी पहली बार एक्चुअल इंटरेक्शन 1-on-1 हुआ आपका? एक्चुअली जब सबसे पहले तो हमारी टीम ने, मैंने कहा इसको इंट्रोगेट करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, फिर थोड़ा क्रॉस चेक करके करें, तो हमारी टीम इसको इंट्रोगेट करी थी। तो मैं भी एक दिन ऐसे ही पहुंच गया था जब इसको लेकर के बैठे हुए थे। तो मैं जिस तरह से जो इंट्रोगेशन इसका हो रहा था, अब कुछ भी कहो, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है,
तो तो उसको बड़ा हमारा जो एटलीस्ट जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उस टाइम बैठा हुआ था, मैंने उसको बाद में बहुत ज़ोर से डांटा भी था कि तुम क्या एक बुज़दिलों की तरह से इसको इंटरोगेशन कर रहे हो, जैसे इससे डरे हुए बैठे हो। बात कर रहा था, उसको पूछ कर रहा, देख देख दूसरी तरफ रहा है। तो मैं तो चूँकि हमारे इंटरोगेशन रूम में अचानक ही पहुँच गया था देखने के लिए क्या है। तो जब इसको सख्ती से जब बताओ, ये तो थोड़ा सा हीरो जैसा, खुद भी हीरो जैसा। तो बाद में फिर इसने एक बार रिवील किया, चूँकि हमारे केस से संबंधित जो जानकारी थी इसने बता दी, और कुछ बताने को तैयार नहीं था। तो बाद में बस धीरे-धीरे हमने इंट्रोगेट उसको थोड़ा सख्ती से पेश आए। अब जैसा पुलिस में बातचीत पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद में वो फिर उसने सारा वो बताया। लेकिन हाँ, उसका ऑरा था। और चूँकि वो इसे ये तो पहले टेलीफ़ोन करता था और फिर कहता था कि 2 घंटे में तुम्हारे उसमें, जिस तरह से अभी लॉरेंस का तो बाहर पद है, ये तो इसके ज़माने में तो सीधा गोली मारते थे कि 2 घंटे बाद में तुम वहाँ से निकलोगे, तुम्हारे उसमें तुम्हें गोली लगेगी, लगती थी। तो ऐसा इसका टेरर था। और फिर जब आपने इंटरोगेशन करी तो क्या मतलब पिघल गया, डरा नहीं? तो ये हो जाने के बाद में एक बार होता, फिर तो वो सब कुछ सब कुछ उगल देता है। बड़ी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सर। अभी बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में हैं, बट सर क्या मैं थोड़ा सा एक सेगवे ले सकता हूँ बिश्नोई गैंग पे? हाँ, मैं अभी तो मैं जो भी मेरी नॉलेज में है या जो भी ओपन है, तो सर हम क्या जानते हैं, क्योंकि मैं तो सिर्फ स्पेकुलेशंस जानता हूँ जो पब्लिक डोमेन में आती हैं, और वो ये है कि वो जेल से गैंग चलाता है। ये भी सुना है मैंने कि जेल में रखा ही इसलिए गया है क्योंकि वो रॉ का एसेट है। ये भी सुना है पब्लिक में, कोई इधर उधर के आर्टिकल्स में आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी यूट्यूब के वीडियोज़ में। अब मुझे नहीं पता सर, ये बात तो हम वेरीफाई भी नहीं कर सकते, डिनाई भी नहीं कर सकते, बट क्या जानने की ज़रूरत है सर हमारा व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट हिम, व्हाट कैन वी नो अबाउट इट? मेरा तो इसमें, चूंकि जो अंडरवर्ल्ड के केसेस का इन्वेस्टिगेशन का अनुभव मैं कहता हूँ सर कि जो पहले भी ऐसा हुआ है कि गैंगस्टर्स जो है ना, जेल में रहते हुए इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। अब अभी छोटा राजन तो अभी मर गया है, लेकिन आपने देखा कि वो उसका भी इतना टेरर था। सर ये लोग अपना नेटवर्क जेल में बैठ कर के भी, या हिंदुस्तान से बाहर में रह करके भी, ये अपना नेटवर्क अच्छे से चलाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जैसा मान लो जेल का है, तो जेल अथॉरिटीज़ का कहीं ना कहीं उसमें या तो कनाइवेंस होगा या नेग्लिजेंस होगा, नहीं तो उनके पास मोबाइल कहाँ से आ जाएंगे, कैसे वो बातचीत करेंगे। लेकिन जो मेरी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नॉलेज में है, मैं ये किसी का एजेंट है ये तो मेरी इसमें नॉलेज में नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इससे मुझे वो दिन याद आते हैं जब ये अंडरवर्ल्ड एक ज़माने में मुंबई में, क्या नॉर्थ में भी उनका वो असर आ गया था कि ये यहाँ जगह पर न रहते हुए भी ऐसा नेटवर्क बना दिया था कि ये किसी ने नई गाड़ी ले ली या किसी ने शादी में अच्छा पैसा खर्च किया, उसको पट से फ़ोन आ जाता था। तो उनकी इन्फॉर्मेशन, उनको देने वाले इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से फिर फ़ोन आने के बाद में लोग जा कर के, या चाहे बिजनेसमैन हो या दूसरे हो, जा कर के विदेश में जा कर के पैसे दे कर के आते थे इनको, जहाँ भी ये चाहते थे, जिसको भी ये चाहते थे, चाहे हिंदुस्तान में या बाहर है। अगर बिश्नोई गैंग का जो जिस तरह से सुनने में आ रहा है, इसके ऊपर फायरिंग करा दी, यहाँ करा दी, अगर इसको सख्ती से अब अगर नहीं रोका गया और पब्लिक ने जो जिसको भी थ्रेट आता है या कुछ भी आता है, कि अगर कंप्लेंट नहीं की, तो फिर ये पुरानी स्थिति नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो भी है, लोगों को जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इस पर विश्वास रखना चाहिए। जिसको अगर कुछ आता है तो उन्होंने एजेंसी को, पुलिस को, ये जहाँ भी जब है उसको कंप्लेंट दाखिल करनी चाहिए, और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका हिस्सा बन करके खुद की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी आगे बिल्कुल सामने आना चाहिए। डर करके कि उसका धमकी आ गई या उसका फ़ोन आ गया या उसका हो गया, तो ऐसे तो फिर तो पहले जैसी बात हो जाएगी, ऐसा मुझे डर है। जी सर, आपने छोटा राजन का नाम लिया, और ऑफ कोर्स दाऊद तो है ही इस कॉन्वर्सेशन में। बहुत लोग बोलते हैं सर इस चीज़ में तो शायद एक्सेप्ट करा जा सकता है क्या सर, कि ये आईएसआई का एसेट है और आईएसआई की प्रोटेक्शन में है, तभी अभी तक बाहर है? दाऊद का तो निश्चित रूप से ये है ही, ये तो सब एजेंसीज़ को भी पता है और वो फुल प्रोटेक्शन में। लेकिन ये बात ज़रूर है कि उन्होंने, अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है, पहले से भी थी, वो तो जब इतनी एडवांस नहीं थी तब भी उन्होंने उसको एसेट्स को
अपनी वो उसके एड्रेस वगैरह सब मालूम थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है, सबको मालूम है। और वो पहले तो दुबई में था, फिर तो वहाँ ना सेफ हाउस उसका वहाँ पर पाकिस्तान में बना हुआ है। अब तो उसका जब वो मर जाएगा, मरने के बाद भी पता भी कब चलेगा, ये इतना उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। ओह, तो एकदम ही मतलब टॉप सीक्रेट, हाँ, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। एब्सोल्यूट सिक्योरिटी उसको, तो वहाँ के वो कंप्लीट उसको कितनी फ्रीडम है आने जाने की, इसके बारे में भी लोगों को डाउट आता है। अब तो वो प्रैक्टिकली चाहे वो उसका नाम जरूर अभी तक चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो वो उनकी कैद में ही है, समझ लीजिए ऐसा है। पर उसका क्या, उसका फ्रीडम रही उसको, उसको उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, अभी भी इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम इस्तेमाल करते हैं, उसके गुर्गे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ उसका सुनने में उसके बारे में कुछ आया नहीं है। जी, मेरी सर नीरज कुमार सर से बात हो रही थी, तो उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, जो बताते थे। तो उनको तो डायरेक्ट दाऊद ने फ़ोन करके धमकियाँ वगैरह भी दी थी। और सर ने तो क्रिकेट के बारे में लिखा है, आप भी सर क्रिकेट से यू आर ऑल्सो कनेक्टेड विद इट। एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स में आप यू आर कंसल्टिंग विद देम, एंड यू आर द एथिक्स चीफ सर। हाँ, एथिक्स एंड सिक्योरिटी। एथिक्स एंड सिक्योरिटी। सर, तो मतलब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट तो है ही ये कि अंडरवर्ल्ड का, मेरे को नीरज सर ने बताया कि दाऊद क्रिकेट को कंट्रोल करता है अभी भी, और उसको मैच फिक्सिंग का बहुत शौक, क्रिकेट का बहुत शौक है उसको। ये सच है क्या सर? नहीं, देखिए, अगर आपके याद हो, एक पुराना भी लोगों ने वीडियो और फोटो देखा होगा कि शारजाह में जब मैच होता है, ये भी बैठा हुआ है, इसके बाजू में छोटा राजन बैठा हुआ है, वो सब है। क्रिकेट का तो इसको, इन लोगों को शौक था ही, लेकिन अब इतना ओपनली तो अब ये रहा नहीं है। और जहाँ तक सवाल ये है कि ये सब चीज़ें अब दाऊद का जो क्रिकेट में इंटरेस्ट, या अंडरवर्ल्ड, वो अंडरवर्ल्ड की तो मुंबई पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। वहाँ तो अब इसका कोई किसी किस्म का कोई रोल है नहीं। देखिए, क्रिमिनल तो नाम लेकर के भी, दूसरे का नाम लेकर भी ऑपरेट करते हैं। ये बात सही क्रिकेट में था, लेकिन अब है ये नहीं कह सकते। नीरज कुमार साहब ने इसका पुराना, वहाँ जब ये थे केस इन्वेस्टिगेट किया था मैच फिक्सिंग का, उसमें वो भी मुंबई पुलिस ने, इन्होंने अलग अलग उसमें एक, लेकिन अब ऐसा है, ऐसा मैं नहीं कह सकता। देखो, किसी चीज़ का पता तो बाद में लगता है, जो भी कुछ होता है, ये केसेस जब हो जाते हैं इसके बाद ही पता लगता है। बट लेकिन जहाँ तक सवाल है, अब बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है, खिलाड़ियों के पास बहुत पैसा हो गया है। अब उन्होंने इसके किसी भी चीज़ में शामिल होने की ज़रूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, इंसेंटिव भी कम हो इंसेंटिव कम हो गया। जी। सर, ये इस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, डी कंपनी और अंडरवर्ल्ड के बारे में, बस छोटा राजन और दाऊद के बारे में डिफरेंसेस क्या हैं? हम दाऊद के बारे में बहुत सुनते हैं, छोटा राजन के बारे में कम, बट ये भी कोई कम नहीं थे। तो इनके बीच के डिफरेंसेस क्या थे? आपका कोई इंटरेक्शन हुआ है कभी इनके साथ? नहीं, मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये चूँकि सब चीज़ें बाकी इनके, ये सारा जो 1993 जो ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद से 1993 ब्लास्ट तक ये बहुत जो ये दाऊद का राजन, छोटा राजन राइट हैंड था। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अंडरवर्ल्ड में रिलीजन मैटर नहीं करता। तो जैसे मान लो, अगर आप इतिहास भी उठा के देखें, तो जो शिवाजी महाराज थे, उनके फौजी जो चीफ थे वो मुस्लिम थे, ऐसे ही यहाँ पर नॉर्थ में भी तो ऐसा नहीं। लेकिन ये अभी अंडरवर्ल्ड में 1993 के बाद में, ब्लास्ट होने के बाद में, जब ये क्लियर हो गया कि उसके पीछे दाऊद है, तो छोटा राजन उससे अलग हो गया। तो फिर तो इनकी दुश्मनी चली, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग भी कराई। इनफैक्ट दाऊद, छोटा राजन के ऊपर फायरिंग भी कराई थी। लेकिन उसके, इनके फिर ये अलग अलग वो बन गए। बाद में तो आप जानते ही हैं कि उसने फिर वो पकड़ा गया, सरेंडर कर दिया था, या पकड़ा गया, जो भी कुछ है, जेल में रहा था बीमार रहते रहते। और लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आखिर में पिछले 93 के बाद में से इन दोनों का बिल्कुल अलग अलग हो गया था। और ये पकड़े तो कभी गए नहीं उस हिसाब से कि भाई इनका इंट्रोगेशन का, जो ना दाऊद पकड़ा गया था, ना छोटा राजन पकड़ा गया था। तो लिया जाइए, अपना अपना अलग अलग साम्राज्य बाहर रहते हुए यहाँ चलाते रहे। एक समय ऐसा था, वो उसके लोगों को मारते थे, वो उसके लोगों को मारता था, ऐसा भी था। सर, मैं वापस आता हूँ देश की तरफ और डी कंपनी से जूम आउट करता हूँ थोड़ा। सर, आई वांट टू गो इनटू योर टेन्योर एज इन द सीबीआई, और यहाँ का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस क्या है सर? आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर भी है किताब में सीबीआई पे, तो यहाँ क्या एक्सपीरियंस करा सर आपने? सीबीआई में जब मैं था, तो सीबीआई में मैं करीब 6 साल के आसपास था। सीबीआई भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है सर। लेकिन उस टाइम मेरे एक कुछ इस तरह सा हुआ था कि वहाँ के
किसी ने कोई ये पन्ना मुक्ता के बारे में पिटीशन डाली थी कि पन्ना मुक्ता में एक जो फाइल है सीबीआई ने वो गायब कर दी है पार्ट 2, और उसको उसके अरेस्ट के बारे में कुछ। तो एक हमारा क्लर्क था, उसने जब मैं पिटिशन है, क्योंकि मैं तो मेरे पास मैं 1984 में ज्वाइन किया था, सॉरी 94 में, और ये 95 में मैं जो डीआईजी थे वो वापस चले गए थे। उसके बाद से मेरे पास कुछ दिन ऑफिशियल चार्ज था, तो वो सो कॉल्ड पार्ट 2 फाइल वो पेपर कटिंग ही था, जो कि बाद में पता लगा। तो उस टाइम वो नीचे ऊपर से नीचे आई होगी, मैंने भी इनिशियल करके भेज दिए। तो जब वो उसकी स्क्रिप्ट हाई कोर्ट के सामने आई तो उन्होंने कहा पार्ट 2 फाइल सबमिट करो। तो मेरे भी याद नहीं थे, किसी के भी याद नहीं थे, लेकिन जो क्लर्क था जिसने वो फाइल फाड़ी थी, उसने आके एक बार कन्फेस किया कि साहब मैं सारा देखने के बाद में आपको परेशान होकर मैं वो फाइल मैंने फाड़ी थी, और उसमें कुछ था नहीं, पेपर कटिंग का था। तो एक टाइम मेरे ऊपर ऐसा एलिगेशन हुआ था कि जैसे कि मैं इसका जानबूझ करके वो फाइल मैंने छुपाई है, या मैं इसका अंबानी का एजेंट हूँ, अंबानी का मोल सीबीआई में, इस तरह करके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात गई थी। और चूँकि अब वो पार्ट 2 फाइल भी क्या थी, वो दो, एक पेपर कटिंग था और उसके साथ वो था, बाद में वो बाई पोस्ट उसकी कॉपी भी आ गई थी। तो ये एक बड़ा सैड सा एक्सपीरियंस था मेरा, कि उस टाइम मुझे एक तरह से एक्यूज जैसा हो गया था कि मैंने अंबानी, जबकि मेरा कुछ लेना देना नहीं था, वो केस भी मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, बट ये अंबानी मॉल इन सीबीआई करके मुझे एक नहीं सर, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आपकी इम्पेकेबल एकदम इंटेग्रिटी रही है। इनफैक्ट उससे कॉन्ट्रास्ट करने के लिए मैं एक और इंसिडेंट आपसे पूछने वाला हूँ। सोनिया गांधी जी बहुत आपसे नाराज़ हो गई थी सर, मैंने पढ़ा इसमें। एक्चुअली मुझसे नाराज़ नहीं हुई थी, ये नहीं, बल्कि कुछ इस तरह से हुआ था कि जब ये श्री कृष्णा कमीशन बनाया गया था 93-92 राइट्स के बाद सर, तो उसमें जो श्री कृष्णा कमीशन रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट आने में कुछ रिकमेंडेशंस दी थी उन्होंने जी। तो उन रिकमेंडेशंस को लागू करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एसटीएफ बनाया था। तो एसटीएफ जब बन गया तो लोगों ने एक पिटीशन भी डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें से इंक्लूडिंग जो वहाँ के महाराष्ट्र के एक मिनिस्टर थे नसीम खान, वो वहाँ मिनिस्टर थे और यहाँ पिटिशनर थे इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट श्री कृष्णा कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू नहीं कर रही है जी। तो मैं उस एसटीएफ का हेड था, तो मैंने यहाँ एफिडेविट भी दाखिल किया था। तो उस टाइम विलास साहब देशमुख जी चीफ मिनिस्टर थे। लोगों ने ये आकर के यहाँ पर शिकायत की दिल्ली में कि एसटीएफ अपना काम नहीं कर रहा है, और लोग डेलीगेशन आकर के, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनसे भी मिले, उनके भी इनफैक्ट एक पिटिशन दिया था, वो पिटिशन भी मेरे पास कमेंट के लिए आया था, उसका भी मैंने जवाब भेजा था। तो विलासराव देशमुख साहब का वो आया कि भाई आपको और हमको दिल्ली चलना है, तो लोग यहाँ दिल्ली आए। दिल्ली पहले तो मुझे अर्जुन सिंह साहब के सामने लेके गए कि देखिए साहब, हमने एक सीबीआई का अफसर, सीबीआई में काम किया हुआ अफसर हमने एसटीएफ का हेड बनाया है, यही आपको बताएंगे क्या क्या कर रहे हैं। और हम वापस ही महाराष्ट्र सदन पहुँचे थे तो अचानक मैसेज आया कि मैडम, विलासराव देशमुख साहब का मैसेज आया कि भाई चलो वापस चलना है, मैडम ने बुलाया है। तो हम गए थे, मैं जाकर के, हम दोनों गए, उन्होंने पूछा, बल्कि वो विलासराव देशमुख जी ने खुद कहा कि ये रघुवंशी हैं, ये सीबीआई में काम करते थे, ये एसटीएफ के हेड हैं, ये बड़ा अच्छा इनका रिकॉर्ड है, यही बताएंगे। तो मैंने ब्रीफ में बताया कि हम किस तरह से हम एक एक पैरा, एक एक लाइन को, उसको कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं, और जो उसमें है कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जल्दबाजी में, जैसे कि पहले हुआ था कि एक बार बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करके लेके गई थी और वो जाकर कोर्ट में जाते ही डिस्चार्ज हो गए थे। मैं एक एक लाइन का, मैं सबूत के आधार पर मैं इसको एक एक वर्ड इसका लागू करूँगा। तो मैं करीब 5 मिनट के उसमें मैंने उनको ब्रीफ कर दिया था। तो शी वॉज नोटिंग। उसके बाद में विलासराव देशमुख साहब ने कहा कि तुम, मैं आता हूँ। तो 1 या 2 मिनट और अंदर रुके थे। जब वो बाहर आए तो बाहर आने के बाद में उनका थोड़ा सा चेहरा वो लगा, उन्होंने कहा रघुवंशी अब थोड़ा आपको इसमें जल्दी रिजल्ट दिखाना है,
क्योंकि थोड़ा सब लोगों को ये लग रहा है कि एसटीएफ कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा साहब ठीक है, हम तो एक एक लाइन एक एक वर्ड उसको करेंगे। तो उस टाइम मुझे ज़रूर वो विलासराव देशमुख जी का, क्योंकि मैं विलासराव देशमुख साहब को जब से जानता था, जब मैं एएसपी था और वो स्टेट होम मिनिस्टर थे। तो शोलापुर में मैं पोस्टिंग था, तो वो लातूर के रहने वाले थे। तो जब वो आया करते थे मैं उनको रिसीव करने जाया करता। एवर स्माइलिंग, हमेशा हंसमुख मिजाज थे वो था। जब चीफ मिनिस्टर थे, जब भी 2-4 जब 10 बार उनसे मुलाकात हुई तो हमेशा एवर स्माइलिंग उनका चेहरा रहता था। लेकिन जब उस दिन बाहर आए थे उनके चेहरे पर थोड़ा सा उदासी थी। उसे रघुवंशी, अब तुमको इसमें जल्दी रिजल्ट दिखाना है, क्योंकि सब लोग इसके बारे में कहते हैं कि एसटीएफ कुछ काम नहीं कर रहा। सर यहाँ ये लिखा है, मैं आपकी परमिशन से कोट कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है, गांधी listened to his explanation, but like Arjun Singh, her facial expressions displayed dissatisfaction and disappointment. She kept looking over at Deshmukh in dismay while you spoke. When he finished, Deshmukh reminded Gandhi of a cautionary tale from a year earlier. And वही बाल ठाकरे वाली जो आपने बात बताई, तो the whole interaction made you feel that he and Deshmukh were the accused in Gandhi's court. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जब पूरा का पूरा एसटीएफ में ही मुझे लगता था कि मैं ही अक्यूज्ड हूँ। जब भी कोई आता होता कि हर एक आदमी को रिजल्ट चाहिए होता मैं अपने बॉस को पुराने अल्टीमेटली मुझे उसके बाद में जो मिस्टर आर डी त्यागी, फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, मेरे बॉस रहे थे सर। मैं उनको मुझे एक ऐसी स्थिति आई थी, मैंने उनको अरेस्ट किया था। यू कैन इमेजिन के जो डीसीपी जो रहा हो, उनका अपने पुराने बॉस को अरेस्ट करना। और जहाँ तक उसका सवाल था, जो मैं तो बोल रहा था, शी डिड नॉट अटर ए सिंगल वर्ड, बट आप चेहरे से आपको अंदाज लग जाता है ना कि सामने वाला कन्विंस है कि नहीं कन्विंस है। Yes. तो थोड़ा सा विलासराव देशमुख भी साहब भी थोड़ा सा चिंतित थे। और मैं तो एक तरह से बिल्कुल आरोपी की तरह से आज इस आदमी को कोई काम करने के लिए वो है, वो कुछ कर नहीं रहा है, इस तरह से जाके मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा था जगह जगह पर जा कर के। तो ऐसा हिसाब किताब था। सर, इससे पहले वाला ये जो इंसिडेंट है, अगेन आपने सर बाल ठाकरे को आपने अरेस्ट कर लिया उनको, आपने डिटेन ही कर दिया उनको। एक्चुअली अरेस्ट नहीं किया था, हुआ ये था, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सर। औरंगाबाद में एक मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी, तो उसका रीनेमिंग का एजिटेशन चल रहा था बहुत पहले से। आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उनको अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम से देना चाहती थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाए और ये मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम से था। तो उस टाइम उसके आंदोलन के लिए बाला साहब ठाकरे कहते मैं औरंगाबाद जाऊँगा। तो मैं उस टाइम, उससे पहले मैं एसपी अहमदनगर था, मैं उसी टाइम डीजी ऑफिस पहुंचा था एआईजी होकर के। और एक मिस्टर गावंडे थे जो पहले SB2 में थे, उनका SB1 मुंबई में थोड़ा पॉलिटिकल लीडर्स है, उनका अच्छा रहता था। तो जब हम डीजी ऑफिस थे तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि बाला साहब ठाकरे औरंगाबाद जाएंगे। औरंगाबाद जाने का मतलब था कि वहाँ पर क्लैशेस होंगे। तो उस टाइम गावंडे साहब को और मुझको डिप्यूट किया गया कि इनको आप जा करके और रास्ते में इंटरसेप्ट करना है, इनको औरंगाबाद नहीं जाने देना। तो पहले तो हम दोनों जो है पूना गए। पूना जा कर के मिस्टर ज्ञानचंद वर्मा वहाँ पर उस टाइम पुलिस कमिश्नर थे, हम उनके साथ बैठे कि अगर मान लीजिए वहाँ अगर रोकने की ज़रूरत पड़ती है रोक के लेते, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की फॉलोइंग ज़बरदस्त थी, ये तो आपको पता ही है जी। तो उनको अगर लेके आ जाएं तो अगर यहाँ पूना में उसका क्या असर होगा, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन होगी, और उनको अगर अरेस्ट किया जाए, उनको रोका जाएगा, मान लो नहीं रुकते तो फिर क्या होगा। और उनको रिक्वेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का सीपी औरंगाबाद ने उस टाइम उनके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन के वो लगे थे कि 144 लगा दिया था कि उनकी एंट्री औरंगाबाद में बैन कर दी थी। तो उनको जो 144 का ऑर्डर ले के हम लोग थे, तो हम औरंगाबाद और पूना और अहमदनगर रोड पे बीच में हम लोग अपना काफिला लेकर के जाके खड़े हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि मैं अगले दिन जाऊंगा। तो अब जब उनका काफिला आया तो हमने उनको रोक लिया। रोकने के बाद में उनको, चूँकि गावंडे साहब उनको पहचानते थे, मतलब पहचानते तो मैं भी था, लेकिन वो भी गावंडे साहब को पहचानते थे। तो मैं और गावंडे साहब हम दोनों उनके सामने वहाँ पर गए कि साहब आप आगे नहीं जा सकते आपके घर। तो वो उनका अपने स्टाइल में उन्होंने कहा। तो अब जनता तो उनके साथ थी, करीब मेरे ख्याल से 15-20 गाड़ियाँ रही होंगी। क्या कहा सर उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि तुम कैसे मुझे रोकोगे, ये तो मेरा जनतांत्रिक अधिकार है। तो हमने उनको कहा कि साहब देखिए, आपको प्रोहिबिटरी ऑर्डर लगाया हुआ है सीपी औरंगाबाद ने, उनको औरंगाबाद का। तो फिर उसी बीच में चर्चा थी। मैंने कहा साहब कुछ भी हो, ये ऑर्डर के मुताबिक हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ को ऐसे देखने के बाद, अच्छा तो तुम हमको वहाँ जाने से रोकोगे? मैंने साहब ऑर्डर है आपका?
खैर ठीक है, मुझे समझता है कि तुम अपने जिम्मेदारी कर रहे हो, ठीक है। तो वो थोड़ा 5-7-10 मिनट के बाद में उन्होंने अपना थोड़ा सा नाराज़गी दिखाने के बाद में, ठीक है उसको, ठीक है मैं नहीं आता, मुझे पूना लेके चलो। तो फिर हम उनको लेकर पूना गए। पूना में उनका घर था। अच्छा। तो उनके वहाँ वहाँ गए, फिर हम जा कर के वहाँ उन्होंने अपना मैं तो जिसको मराठी में खेड़ी मिली का वातावरण थोड़ा सा हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है अपना वहाँ जाने के बाद पता लगा, फिर उन्होंने सीएम से भी बात की। शरद पवार साहब सीएम थे उस टाइम। हम तो पिछले 24 घंटे से टेंशन में ही थे कि कुछ भी होगा, कुछ भी होगा। वहाँ जाके कुछ लगा कि ये तो कुछ तो भी और ही था इनका। तो सब उन्होंने अच्छे से बात की, फिर हमें चाय वाय पिलाई, फिर हम लोग आ गए। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि तमाम रात उस रात हम लोग इसी उसमें थे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को रोकना या अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात। ये कानून व्यवस्था को चैलेंज रहता था। जब वो उनका एक बार उन्होंने कह दिया बम्बई बंद, तो बम्बई बंद हो जाता था। ऐसी उनकी फॉलोइंग थी, स्ट्रेंथ सपोर्टर थे। और वो बाला साहब ठाकरे कुछ करें न करें, उनके सपोर्टर्स वायलेंस में, तोड़ फोड़ में, इसमें उसमें। तो ये एक ऐसा मोमेंट था कि इसलिए मैं जब एसटीएफ में जब आया था, तो मैं जब इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि जब तक मेरे पास सबूत नहीं होगा मैं स्ट्रॉन्ग होता, जब तक मैं कोई कदम उठाऊंगा नहीं। ये मैंने स्पष्ट बोल दिया था उस टाइम। सबूत होगा तो डेफिनेटली लीगल एक्शन होगी, क्योंकि उस टाइम श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में भी रिपोर्ट में श्री कृष्ण कमीशन ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे कमांडेड हिज शिवसैनिक लाइक आर्मी कमांडर एंड ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक ऑन मुस्लिम्स। अच्छा। तो जब ये कमीशन की रिपोर्ट में था, तो लोग मेरे से पूछते थे कि भाई ये डीआईजी कौन होता है इनको, भाई कमीशन के ऊपर, हाई कोर्ट जज के ऊपर ये डीआईजी कौन होता है क्वेश्चन करने वाला। जब कमीशन ने ये रिपोर्ट दे रखी है रिकमेंडेशन में, तो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है ये एसटीएफ। तो मेरा ये कहना था कि हम जब तक हम सबूत हमारे पास एक एक सबूत नहीं होगा जो कि कोर्ट में सबूत खड़ा हो सके। इससे पहले जब मैं यहाँ सीबीआई में था, उस टाइम जब तक मैं सीबीआई से मुझे पहले बुला लिया था गवर्नमेंट महाराष्ट्र ने। तो जब मैं सीबीआई में था उसी टाइम जुलाई के महीने में बाला साहब ठाकरे को मुंबई पुलिस अटक करके लेके गई थी और वो जाके कोर्ट में हाजिर किया था। कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था। तो गवर्नमेंट की भी फजीयत हुई थी और पुलिस की भी फजीयत हुई थी। तो मैं ऐसी कोई फजीयत नहीं होने देना चाहता था। मेरा साफ ये कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट रिकमेंडेशन अलग है, बट जो उन्होंने ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक अटैक है उसका सबूत चाहिए मुझको। जी हाँ। तो वो सबूत हमारी टीम इकट्ठा कर रही थी। तो जो हमको एफआईआर के लिए भी जो सबूत लगते थे वो उतना करना काफ़ी थे, क्योंकि उसके आधार पर वो पहले वाली फजीयत होती। तो इसके लिए मुझे मालूम था कि पहले भी मैं उनका वो देख रखा था, वो था कि जब लीगली स्ट्रांग होंगे तो हम तभी हम करेंगे, ये करेंगे। और इसी के लिए वो तो लेट होता है, इसीलिए लोग कहते थे कि एसटीएफ नहीं अटक कर रही है। बट वो आप सिर्फ तैयारी कर रहे थे ड्यू प्रोसेस में। ड्यू प्रोसेस, क्योंकि जो एक्चुअली जो रिकमेंडेशन थी श्री कृष्णा कमीशन की, वो एक युवराज मोहिते नाम के उस टाइम के पत्रकार थे, उनकी एफिडेविट के आधार पर थी वो, और एक चंद्रकांत हंडोरे उस टाइम मेयर थे मुंबई के। ये दोनों पहले हाजी मस्तान के पास गए थे। हाजी मस्तान जिंदा था, मुंबई राइट्स हो रहे थे। उसके बाद में बाला साहब ठाकरे के पास गए थे। तो उसका ये कहना था कि जब हम बाला साहब ठाकरे के पास गए तो इनके पास फ़ोन आ रहे थे और ये जो है कह रहे थे कि मारो उनको, ये करो वो करो, और बोरी तो सीधे होते हैं। तो उसने कहा कि मैंने अपने उसमें टेलीफोन पर उनको आदेश देते हुए देखा था। उस टाइम चंद्रकांत हंडोरे भी थे वहाँ पर। तो ये वो उसका पूरा वो बन गया तो फाउंडेशन। हाँ, तो ये उसके आधार पर उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। लेकिन हमारे जो पीआर वकील जो एडवोकेट थे, क्योंकि वहाँ पर हंडोरे भी थे वहाँ पर, हंडोरे का स्टेटमेंट लेना बहुत, चंद्रकांत हंडोरे जो मेयर थे, क्योंकि वो तीसरे आदमी थे। एक तो अगर आप देखा जाए बाला साहब ठाकरे अक्यूज हो गए कि जिनके खिलाफ है, और दूसरा युवराज मोहिते को बुलाया, उन्होंने एफआईआर, उसने कहा मुझे जो कुछ कहना था मैंने उसमें दे दी। तो पीआर हमारे वकील जो हमारे एडवोकेट थे, जो एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम सुमोटो भी इसको एफआईआर तो आपको चंद्रकांत हंडोरे का पॉजिटिव स्टेटमेंट चाहिए कि हाँ उसके सामने इस तरह से टेलीफोन पर सुना था, तो आपकी एफआईआर स्टैंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया। हमारे मैं बार बार सीएम साहब से भी मिला, सबसे मिला कि उसका क्योंकि वो उन्होंने बाद में आरपीआई से कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने कहा देता हूँ,
फिर आखिर में आकर के 2 लाइन का लिख के भेज दिया कि मेरे सामने ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके स्टेटमेंट के बाद में हमारे पीआर वकील ने बोले तो तुम्हारे एफआईआर भी नहीं बनेगी, कोई एफआईआर देने वाला भी नहीं है, और तुम लोग अगर कंप्लेनेंट खुद होकर बोलोगे तो इनका स्टेटमेंट वो नेगेटिव स्टेटमेंट आएगा, तो तुम्हारा फजीती होगी। तो इसके तुम, मैंने कहा जब तक ये नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले मेरा सीबीआई में मैं इन्वेस्टिगेशन का मुझे एक्सपीरियंस था, तो मैं सीबीआई में भी ये है कि अगर केस कोर्ट में अगर प्रूव होता हो तो चार्जशीट करें, नहीं तो फिर उसको डिपार्टमेंट इलेक्शन वगैरह ऐसा करके भेज देते हैं। तो मैंने कहा जब ये स्क्रूटनी में ही खड़ा नहीं होगा तो केवल उसके लिए तो आई विद स्टैंड कि मैं इनफैक्ट उस टाइम मेरे पास इतना दबाव भी इस तरह से था कि मुझे बार बार जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे वो बोलते थे कि तुम डरते हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो डरना क्या है, मुझे तो वहाँ तो उनके घर में तो 100 पुलिस वाले लगे हैं, मुझे तो जाके कहना है यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मेरे पास वो जो जब मैं कोर्ट में लेके जाऊँगा तो कोर्ट में एफआईआर में ये खड़ी होनी चाहिए। अगर ये खड़ी नहीं होती तो मैं उसका जो जगहसाई का काम नहीं करूँगा, और जो जब तक सबूत नहीं होगा, हमारे पीआर वकील जो एडवोकेट जो गवर्नमेंट ने ही अपॉइंट किए थे हमको देने के लिए, वो मना कर रहे हैं कि नहीं होगा। लोग ज़्यादा लीगल प्रोसेस समझते नहीं है एक्चुअली। हाँ, लोगों को मालूम नहीं रहता। अब जैसे मान लो ये कसाब का था, लोग सब कहते थे जब सबने पकड़ लिया इसको क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों उसको जिंदा रखे हुए, उसको वकील दे रहे हैं, हाँ ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, फॉलो हो रहा है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो होना चाहिए ना। तो थोड़ा ये सब चीज़ें आम आदमी को नहीं लगता। और क्योंकि आपके अगर इसकी बैकग्राउंड आप देखें तो श्री कृष्णा कमीशन का जो अपॉइंट हुआ था उस टाइम वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी महाराष्ट्र में। राइट्स के बाद जो इलेक्शन हुए थे वो पावर में आ गए थे। तो इन्होंने कमीशन ही एबोलिश कर दिया था, कांग्रेस ने कमीशन बनाया था, इन्होंने एबोलिश कर दिया था। फिर द देन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब के कहने से वो कमीशन वापस बना, रीअपॉइंट हुआ। उसने रिपोर्ट दी। जब उन्होंने रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट करने के उस टाइम बीजेपी कांग्रेस सरकार ही पावर में थी, मैं तो उस टाइम सीबीआई में, तो उन्होंने वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। तो इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन में उस टाइम कांग्रेस और एनसीपी ने ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि हम रिकमेंडेशन ऑफ श्री कृष्ण कमीशन लागू की जाएंगी। तो वो लागू करने के लिए फिर जब ये पावर में आ गए तो इन्होंने कमीशन का अपॉइंट किया और मुझको उसका हेड बनाया। और उस टाइम यही था कि जो मेजर 2 रिकमेंडेशन थी, एक तो मिस्टर आर डी त्यागी, उनके बारे में कमीशन ने लिखा था कि ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ 13 मुस्लिम यूथ्स इन सुलेमान उस्मान बेकरी। तो वो जब कमीशन ने ये साफ लिख दिया तो फिर एसटीएफ अरेस्ट क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन वहाँ पर भी हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, एक एक सबूत किया, फिर अपने जो अरेस्ट हमने एसटीएफ ने आर डी त्यागी साहब को अरेस्ट भी किया, और अरेस्ट करने के बाद में चार्जशीट भी किया, गवर्नमेंट का सैंक्शन भी लिया। लेकिन वो जो हालांकि बाद में केस का क्या हुआ वो एक अलग बात है। तो इस तरह से दूसरा लोगों का था कि ये 2 मेन रिकमेंडेशन है। और कुछ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में थी, वो भी हमने एक एक पैरा देख करके जिन पुलिस वालों के खिलाफ हमको सबूत मिला हमने उनके खिलाफ भी चार्जशीट किया। तो लेकिन लोगों को ये था कि कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद में फिर एसटीएफ के उसके पर बैठने की क्या जरूरत है। वही कमीशन की रिकमेंडेशन आना और उस प्रोसिक्यूशन करने में बहुत गैप है। हाँ, तो उसमें लोगों को ये समझता नहीं है। लोगों को एक बार हाई कोर्ट जज ने रिकमेंडेशन दे दी तो वो तो सीधा होता है, वही हाई कोर्ट उसको खारिज कर देगा। फिर हुआ ना बाद में त्यागी साहब को तो पर आके कंप्लीटली एक्विटल दे दिया, और उनके खिलाफ तो सबूत भी था। अब तो ये सारी सब चीज़ों में करते करते आम पब्लिक का जो परसेप्शन होता है खराब। वो सर वो ड्यू प्रोसेस के लिए पेशेंस तो किसी के पास नहीं है सर। पेशेंस से मैं वापस थोड़ा सा आपके करियर में बैक ट्रैक करता हूँ। आई वांट टू गो टू गडचिरोली एंड देन C60 क्रैक कमांडो टीम जो आपने सर बनाई थी। सर गडचिरोली की क्या कहानी है? ऐसा है कि अगर आपके याद हो ये जो ये नक्सलिज्म या माओइस्ट, बाद में तो इनको माओइस्ट सब लोगों का मर्ज हो गए थे, माओइस्ट कहने लगे थे, पैरे नक्सल्स। तो ये सबसे पहले ज़्यादा इनका जहाँ नक्सलबारी में तो हुआ ही था, बंगाल में वो क्रश हो गया था। बाद में ये आंध्रा से कोंडापल्ली सीतारमैया ने फिर वापस शुरू किया, और वहाँ से ये जो नक्सलिज्म जो उनमें जो रेडिकलाइजेशन हुआ और वो उसकी तरफ एक्सट्रीम उसके तरफ चले गए।
तो उन्होंने फिर क्लास एनिमी मान करके सरकार को और जो उनको बुर्ज गियाज और ऐसे बोल करके इन्होंने आदिवासी लोगों पर अपनी तरफ करना शुरू किया। तो गढ़चिरौली जो है वो महाराष्ट्र का सबसे ईस्टर्न पार्ट्स है और पास है। उस टाइम वो चंद्रपुर ज़िले का हिस्सा था, बाद में गढ़चिरौली वाला 1982 में नया ज़िला बना था। तो वो वहाँ की टोपोग्राफी और वहाँ की लैंग्वेज भी बिल्कुल आंध्रा जैसी है, वहाँ पर तेलुगु वगैरह बोलते हैं। तो जब मैं मुंबई में डीसीपी था तो सराफ साहब हमारे सीपी हुआ करते थे, फिर वो बाद में डीजी हो गए। तो मैं पहले वहाँ जब वो डीजी हो गए तो जाने के बाद में उन्होंने मुझे नवंबर में बुलाया कि भाई तुम वहाँ पर एसपी गढ़चिरौली की पोस्ट खाली हुई है, तुम यू गो, आई वांट यू टू गो एज एसपी गढ़चिरौली। मैंने कहा साहब मैं तो अभी तो जून में आया हूँ। बोले नहीं, मैंने उस टाइम तो कह दिया कि साहब मेरे जी बच्चों की एजुकेशन का है, हालांकि बच्ची भी वो पहली क्लास में ही थी। फिर भी उन्होंने कंसिडर कर ठीक है ओके। तो उन्होंने फिर मार्च जब ख़त्म हो गया मुझे बुलाया कि नाउ अब तो तुम्हारे बच्चों के एग्जामिनेशन हो गए होंगे, नाउ गो टू गढ़चिरौली। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं गढ़चिरौली। जब मैं वहाँ पहुँचा मुंबई डीसीपी और सीधा गढ़चिरौली। एकदम ही कंट्रास्ट बिल्कुल वर्टिकल चेंज। ये ग्राम पंचायत थी, म्यूनिसपैलिटी भी नहीं थी, वो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर वहाँ पर। तो वहाँ पर जाकर मैंने देखा तो जो लोगों की लाइफ देखी, डेवलपमेंट जैसी वहाँ पर कोई चीज़ थी नहीं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उससे एक साल पहले ही एक स्पेशल एक्शन प्लान लागू किया था जी। उसमें डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ लगा, फिर पुलिस के लिए मॉडर्नाइजेशन के लिए, फोर्स बढ़ाने के लिए, ये सब चीज़ की थी। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर वहाँ पर जो आदिवासी जनता थी, आप ये देखो सड़क के नाम पर वहाँ पर एक डेढ़ी सड़क थी। आप ये समझो कितना बड़ा जिला था, 360 किलोमीटर लंबा जिला। पूरे उसमें चंद्रपुर से गढ़चिरौली तक, आरबेर तक, और वहाँ से नीचे जा कर के आहिरी तक वही सड़क थी, बाकी सब कच्चे रहते। किसी लोगों ने बस तक मैं नहीं बैठ कर देखा था। अच्छा, लोग आदिवासी लोग थे, उनकी ज़रूरतें भी बेचारे, इतने डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं हुई थी, दुनिया क्या है उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे में नेक्सलाइट्स लोग जो है ना, जो ये माओइस्ट कहते हैं, उन्होंने आकर के उनको अपने असर में ले लिया था। तो बहुत सारे आदिवासी जो है उन्होंने एक संगम, एक जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, उसके माध्यम से वो ऑपरेट करते थे। दलम बना करके आर्म 10-12 लोगों का वो जंगल में घूमते थे और लोगों को डराते थे या अपने साथ करते थे। और उनका चाहे वो उनके आत्मस्वाभिमान का सवाल है, जो मान लीजिए कोई पुराना करप्ट आदमी, हवलदार होने दो या फॉरेस्ट गार्ड होने दो या दुकानदार होने दो, उनको बुला के उनको पीटना, उनको, लोगों को ये लगता था अरे ये तो कितने बड़े मसीहा आ गए हमारे। तो उस चक्कर में लोगों की सपोर्ट उनकी तरफ बहुत थी। तो जब मैं एसपी वहाँ पर जाके पहुँचा, मैंने देखा कि हमारी पुलिस पार्टी जाती है, गांव में जाती है, तो वहाँ तो सारे लोग जंगल में भाग जाते हैं। तो मैं भी जाके देखा तो वहाँ गांव में तो या तो कोई एक आध, गांव भी क्या होते थे, 5-7 झोंपड़ी बनी रहती थी, वो घर भी उनके बम्बू के बने होते थे। तो उसमें भी चूँकि पुलिस जाती थी तो नक्सलाइट्स कहाँ हैं ये पूछते थे। और जब पुलिस जाके आ जाती थी फिर नक्सल्स आते थे, पूछते थे कि पुलिस कब आई थी, क्या पूछ के गई। तो वो बेचारे बीच में फंसे होते, सैंडविच थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन सिंपैथी उनके प्रति थी। और पुलिस वाले जाते थे, अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उस टाइम जाके मैंने देखा कि जब तक ये यहाँ के लोगों का स्टेक नहीं आएगा, जब तक ये प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। तो मैंने अपनी फैमिली को भी गांव में, यहाँ गांव में भेज दिया था। वो बहुत दिनों से कह रहे थे 1.5-2 महीने 3 महीने के लिए। फिर मैं वहाँ जगह जगह पोस्ट में गया, लोगों से मिला, जो भी छोटे मोटे थे, भाई प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। वहाँ प्रॉब्लम होने के बाद ये आया कि गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स तो बढ़ा दी है, लेकिन वो पुलिस फोर्स जो आउटपोस्ट बनाई है बस उनको प्रोटेक्शन के लिए लगी है। जो सोसाइटी का, जो गांव के आदिवासियों का और पुलिस का टोटल डिस्कनेक्ट है। पुलिस के ऊपर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। तो मैंने कुछ दिनों के लिए फिर ये लोग जो आदिवासी जितने भी पुलिस में लड़के भर्ती हुए थे, उनका एक छोटा सा ग्रुप बनाया, उनकी मीटिंग ली। कुछ ऐसे लोगों को बुलाया जिनके रिश्तेदारों को पुलिस का इन्फॉर्मेंट बता करके मार दिया था, या कुछ ऐसे जो पुलिस भर्ती के लिए आए थे लेकिन पुलिस में भर्ती नहीं हो पाए, गांव में वापस गए, उनको पीट कर गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जो पुलिस में भर्ती हो गए थे लेकिन उनके घर वालों को नक्सलाइट्स ने पीट कर उनकी नौकरी छुड़वा दी थी। तो जितने भी लोग इस तरह के थे, मैंने तो 2 के 4 के ग्रुप में फिर मैंने इनसे चर्चा की, भाई अब ये बताओ, ये तो लड़ाई तो तुम्हारी है, मैं तो 2 साल में चला जाऊंगा। उनमें से कुछ लड़कों ने कहा साहब आप इनकी तरह से हमारा ग्रुप बना दो।
और हमें जंगल में छोड़ दो। तो उससे मुझे आइडिया मिल गया कि मैंने कहा अब ये आदिवासी लोगों का एक वो, लेकिन सामने ये था कि इनके पास AK-47 उस टाइम आई थी। तो दो ही सबसे पहले गढ़चिरौली को मिली थी, फिर मुंबई पुलिस को मिली थी। अच्छा, पहले वहाँ में गई थी जहाँ डेवलपमेंट नहीं है एकदम। हाँ, माँ क्योंकि पुलिस को हमारे पास आई थी ना, क्योंकि वो तो उनका तो चलता रहता था, पुलिस के ऊपर अटैक, कभी एम्बुश कर दिया तो वो कर दिया। इनफैक्ट नक्सलाइट्स के पास आधे से ज़्यादा हथियार तो वो थे जो पुलिस के पास से छीन के लेके गए थे, चाहे यहाँ पर हो, यहाँ से छीना हो, या छत्तीसगढ़ से छीना हो, या आंध्रा से छीना हो। तो उस टाइम ये आया तो उन्होंने कहा, तो मुझे ये आइडिया लगा, तो मैंने उनको फिर 100 लोग छांटे, उनमें से 60 लोग ऐसे तैयार किए, उनके 2 ग्रुप बना के, एक आहिरी में रखेंगे एक। तो जब मैं ये आइडिया अपने डीजी साहब को कहा, उन्होंने कहा आइडिया तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे लोगों से हथियार छीन कर ले जाएंगे वो लोग, तो फिर पंचायत हो जाएगी। तो एक बार वो हमारे वहीं पर एक मर्डर हो गया था हमारी पोस्ट के पास में, तो वो थोड़े नाराज़ थे, वो आए देखने के लिए भाई ऐसा क्या है। तो मैं उन लोगों को, जब तक मैं ये 60 लोगों को तैयार कर लिया था, इनकी ड्रेस भी अलग बना दी थी। अच्छा। उन्होंने पूछा ये भाई ये कौन लोग हैं? मैंने कहा सर ये मेरे लोग हैं जो मैंने आपको बताया था, वो अलग से मैं आदिवासी लोगों का ग्रुप बना रहे। अच्छा कितने लोग हैं? मैंने कहा 60 लोग बनाए हैं। अच्छा ये तुम्हारे क्रैक 60 हैं? मैंने कहा हाँ साहब ये मेरे क्रैक है। तो मुझे क्रैक 60 का नाम मिल गया। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम इनको 100 लोग बना लो, तो कुछ ट्रेनिंग में रहेंगे, कुछ इसमें रहेंगे। तो मैंने फिर उनका एक ग्रे हाउंड से बात करके फिर उनको ट्रेनिंग बना करके, हालांकि रिसोर्सेज कोई एक्स्ट्रा नहीं थे, गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर नहीं था, GR नहीं था, कोई एक्स्ट्रा, जो मुझे SS फंड मिलता था उसी से मैंने ये C-60 बनाई। और मैं इस बात को आज ये बड़ा प्राउडली महसूस करता हूँ कि जो 60 लोग थे जिनका क्रैक 60, वो उनकी स्ट्रेंथ अभी 800 है, लेकिन नाम उनका C-60 है। अच्छा। और महाराष्ट्र में वो जो नक्सल्स को न्यूट्रलाइज करने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। और मेरे लिए सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट जब आया, जब यूनियन होम सेक्रेटरी ने सारी गवर्नमेंट को लिखा और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को लिखा कि जो टैक्टिक और ट्रेनिंग C-60 गढ़चिरौली करती है, सबको वो अडॉप्ट करना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ ये चीज़ और मैं बता दूँ, चूँकि मैंने तो एक छोटा सा पौधा लगाया था, जो रियल क्रेडिट जाता है वो मेरे बाद में जो सक्सेसर SPs थे, उन्होंने उसको जो नरिश किया। और चूँकि मैंने तो एक ऑर्डर से, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था मेरा C-60 बनाने का, मेरे सक्सेसर आकर के उसको क्योंकि गवर्नमेंट का सैंक्शन तो था नहीं, उनको 1 मिनट लिख देते कि दिस इज़ डिसबैंडेड, वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन उसकी यूटिलिटी सबको नज़र आई, और वो आज इस मुकाम पर पहुंचा कि मैं भी हर दूसरे तीसरे साल जाता रहता हूं। और मतलब आप अगर इन नेट पर भी जाकर देखें C-60 कमांडो फोर्स का, कि जो C-60 कमांडो फोर्स के नाम से उसको बोलने लगे, क्योंकि उसका इंटरेस्टिंग बात आपको ये, अब भी कोई भी फोर्स होती है तो उसकी स्ट्रक्चर होती है। C-60 की कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वहाँ पर जैसे मान लो एक प्लाटून होती है, 30 लोगों की प्लाटून होगी, उसके ऊपर एक प्लाटून कमांडर होगा, फिर एक 100 लोगों के होगी, उसकी कंपनी होगी, उनका एक कंपनी कमांडर होगा। C-60 का ऐसा नहीं है। वहाँ तो वो लोग हैं कि जिसने कहा कि हाँ मैं लीड करने के लिए तैयार हूँ, मैं गन के सामने के तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो उस जो पार्टी जो है उसके नाम से होती है, जैसे रवि पार्टी, रघुवंशी पार्टी, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है या कोई प्लाटून नहीं है, और उसी के नाम से वो गर्वान्वित महसूस करते हैं। उन्होंने जो रिजल्ट दिखाया है, एक साथ 30-30, 40-40 लोगों को मौत के घाट उतारा है। उनके हथियार, जो पहले पुलिस के हथियार छीन के लेके जाते थे, पर उनके हथियार जब वापस आते हुए दिखे, जो मेरे तो जो सबसे बड़ा जो दुखद मोमेंट गढ़चिरौली का था, जब मेरी पूरी प्लाटून एम्बुश कर दी थी। उसमें पूरी प्लाटून में करीब मेरे ख्याल से 32 लोग थे जो जा रहे थे गाड़ी में बैठ करके, उसमें से करीब 18-20 लोग मारे गए थे, एक साथ 18 जो वो था। लेकिन जिस तरह से फिर वहाँ के जो लोगों ने, आदिवासी लोगों की जो टीम तैयार की थी, उन्होंने जो रिज़ल्ट दिखाया, और जो आज मैं संतुष्टि और गर्वान्वित होकर मैं, देखो ATS के लिए जो मैंने ATS रेज़ किया था, वो गवर्नमेंट का ऑर्डर था, गवर्नमेंट ने सेंक्शन पोस्ट की थी, बाकायदा डेजिग्नेट DIG, 2 DIG, 2 DSP। यहाँ तो कुछ नहीं था, यहाँ तो मेरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, मैंने अवेलेबल स्ट्रेंथ से लोग छांटे थे।
कोई अलग से सेंक्शन भी नहीं थी। और पूरे जिले की स्ट्रेंथ 1200 थी, 1200 में से 100 लोग निकालना, और अब तो जिले की स्ट्रेंथ 5000 है, जिसमें से ये 800 लोग C60 के हैं। तो मुंबई से सीधा गढ़चिरौली में जब गया, और वहाँ का मेरे लिए तो वर्टिकल चेंज था ही, फैमिली के लिए भी वहाँ जाकर देखा तो वहाँ कुछ कोई फैसिलिटी नहीं होगी, कोई फैसिलिटी नहीं थी। इनफैक्ट जो बंगला भी वहाँ पर सीपी का बंगला है, वो मैंने खड़े होकर बनवाया। एक जनरल पूल का क्वार्टर था पहले, जिसमें पहले एसपी रहा करते थे, तो वो बनवा खड़े होकर के उसको 6 महीने के अंदर अंदर वो बना दिया। फिर अब तो खैर बात ही अलग है, लेकिन उस टाइम तो ऐसा है कि खाने के लिए भी जैसे आइसक्रीम जैसी चीज़ भी वहाँ पर नहीं मिलती थी, वो भी चंद्रपुर से मंगाना पड़ता था। तो यहाँ हम लोग CCI के सामने रहते थे, यशोधन बिल्डिंग में, जब मैं यहाँ से गया था। और यहाँ से फिर वहाँ जा कर के बिल्कुल ऐसा हो गया था कि शुरू में तो फैमिली और बच्चे इस बात को कि हम यहाँ कहाँ ले आए आप वहाँ के। सर ऐसे आपने बहुत सारे सीड्स प्लांट किए हैं सर, एक नहीं, और सिर्फ ये नहीं ATS, इसके अलावा भी और सर बहुत सारे सीड्स आपने प्लांट करे। बट सर ये सारे किस्से तो मैंने आपसे पूछ लिए, बट इन सब किस्सों की जो लेसन हैं वो मैंने आपसे नहीं पूछी। तो इतने पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद सर कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं है जिसके आप कहीं ना कहीं तो रेडार पे ना आए हो, क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हैं सर बहुत सारे, तो चाहे अच्छा चाहे बुरा जो भी है, कैसे बर्दाश्त करें सर आपने इतने प्रेशर? और मैं ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं जो इसको देखेंगे, UPSC एस्पिरेंट हैं, IPS ऑफिसर बनने के सपने रखते हैं, तो क्या जानने की ज़रूरत है सर उनको? देखो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये मैंने जब जितेंद्र दीक्षित ने ये बुक लिखी थी ट्रबल शूटर, मैंने उसको बोला था, वो बुक लिखना चाह रहा था। मैंने कहा मेरा ये सोचना है कि एक तो मैं घर से मैं UP का रहने वाला हूँ, मुजफ्फरनगर का, वैसे 1500 किलोमीटर दूर मैं चला गया हूँ, और उसमें ट्रांसफ़र में मैं 400 किलोमीटर 800 किलोमीटर इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैंने जो कुछ किया है, मुझे यूनिफॉर्म के प्रति थोड़ा पहले से थोड़ा रुचि थी, लगाव था, अट्रैक्शन था। तो मैंने किया है, मैं रूटीन जो मुझे उस टाइम उचित लगा मैंने वही किया है। कोई ऐसा कोई ग्रेट काम नहीं किया कि जिसके बारे में बुक लिखी जा सके या कुछ इस तरह की बात हो। तो उसने भी ये कहा कि नहीं साहब, मैंने आपको आज से नहीं इतने सालों से फॉलो करके, यार ये तो मुझे करनी है, मैं करूँगा। तो फिर मैंने उसका, तो मेरा ये कहना है कि हालांकि मेरे से किसी ने पूछा था कि आपको इसकी वजह से कुछ सफ़र करना पड़ा, मुझे लगता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अगर दूसरे जन्म में आदमी विश्वास करता है तो मैं तो अगले जन्म में फिर इंसान बनूंगा, तो फिर पुलिस अगर हुआ तो मैं फिर पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहूँगा। क्योंकि मेरा ये सोचना है कि आपने देखा हो सोसाइटी में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस को दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी है और पावर भी दी है, यूज़ और मिसयूज़। लेकिन आप जितने भी अगर पुलिस स्टेशन में भी आप देखें, जो लोग जाते हैं वो दुखी लोग जाते हैं, लूटे हुए, पीटे हुए, कुछ माइनस हो चुका है, चाहे किसी का लड़की है उसके मोलेस्टेशन हुआ हो, या उसके ऊपर अत्याचार हुआ हो, या किसी की चोरी हुई हो, या डकैती हुई हो, या उसका आत्मसम्मान हुआ है। तो जब वो पुलिस स्टेशन के में जाते हैं, अगर पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनको पुलिस अच्छी तरह से ट्रीट कर लेती है, अच्छी तरह बातचीत कर लेती है, उनकी अगर दुख दर्द है, तो जो सोसाइटी को सही जो मायने में जिसको आप ये कह सकते हैं कि दवा या डॉक्टर, जी हाँ, जो पुलिस स्टेशन में जाने के बाद अगर अच्छे से बात कर लें और उनको ये महसूस हो जाए कंप्लेंट जो कि वो सही जगह पर आ गए हैं और उनकी एक समस्या का समाधान होगा, तो पुलिस का आधा काम हो गया। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसा चीज़ है, हम सारे पुलिस लीडरशिप इसके बारे में, जितने मैं भी नौकरी में था जब भी, बाद में भी चिंतित हैं कि पुलिस की इमेज को कैसे जी वही बात है। तो ये समहाउ अब ये अब अंडा पहला आई या मुर्गी पहला आई, यही हिसाब किताब है। हम ऐसे, सोसाइटी ऐसी है इसलिए पुलिस ऐसी है, या परसेप्शन ऐसा है ये। लेकिन कुल मिला के ये है कि जिस तरह से शरीर का जो इलाज है, बीमारी एब्रेशंस होते हैं, कुछ दोष होता है, डॉक्टर दूर करता है। तो पुलिस की भी ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सोसाइटी में एब्रेशंस हो उसको दूर करने की, उसको इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी पुलिस की रहती है।
तो एक बहुत सही मायने में ह्यूमैनिटी की जो सर्विस है, वो जो कई पुलिस का जो काम होता है, वो मेरा ये मानना है कि ये भले ही 24 घंटे वो तैनात न रहते हों, लेकिन अवेलेबल 24 घंटे रहते हैं और जिम्मेदारी इस तरह की उनके ऊपर रहती है। आप उसकी अगर आप बात करें जी। तो जो दूसरा डिपार्टमेंट है, आप चाहे कोई भी है, मैं किसी की डिपार्टमेंट के बारे में निगेटिव नहीं बोलना चाहता, लेकिन हर एक के पास इतना टाइम है, पुट अप विद रूल, हाँ हाँ डिस्कस, हाँ, किंतु परंतु बहुत करते हैं सर। हाँ नहीं, किंतु परंतु के साथ साथ आप डिसीजन लेने के लिए आपके पास टाइम रहता है। हाँ, जो पुलिसमैन है, चाहे वो सड़क पर खड़ा हुआ है, अगर सामने से मोब है, सामने वो पत्थरबाजी कर रहा जी है या बिल्कुल। कुछ कर रहा है, हाँ। तो उनको डिसीजन ऑन द स्पॉट लेना होता है। तो जो टैलेंट अट्रैक्ट होना, बैलेंस टैलेंट रहना, अपना अपने वो ऊपर से फिर तेज त्योहारों में भी उनको टाइम नहीं मिलता। तो जिस टेंशन में पुलिस रह के काम करती है और जो सोसाइटी की सेवा जो पुलिस कर सकती है, मेरा ये सोचना है कि दूसरे डिपार्टमेंट, हर एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो जिम्मेदारी जो पुलिस को मिली है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को किसी को नहीं मिली। ऊपर से हथियार दे रखे हैं, मतलब आप 1 मिनट में दूसरे की जान ले सकते हैं, इतनी जिम्मेदारी है। तो ऐसी जिम्मेदारी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें फिर आप ओरिजिनल, जैसे मैं आपको बताया, अगर आप सही मायनों में जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर उसका ओरिजिनल वर्क करके आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी का, मुझे सेटिस्फेक्शन ये है। मैं या तो उस समय पर ऐसी जगह पर था, यह है जैसे मान लो जाकर कर, मैं पुलिस कमिश्नर थाने रहा हूँ 3 साल से भी ज़्यादा, तो वो एक रूटीन मतलब मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर वो सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर मेरे से पूछे कि सबसे क्लोज आपके क्या है, जी। तो मैं कहूँगा गढ़चिरौली पोस्टिंग है, अच्छा। या ATS में काम करना है, जहाँ आपको जुडिशियस होकर के कुछ ओरिजिनल काम। अब मैं जब गढ़चिरौली जाता हूँ, मैं अब की गढ़चिरौली तब की गढ़चिरौली देखता हूँ, धरती आसमान का फ़र्क हो गया। वहाँ अब तो बड़ी वो एक बहुत बड़ा प्लांट भी आ गया है, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन होती है, लोग मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं। उस टाइम तो कोई बसेस भी नहीं, दिन में एक आध बस, वो भी लिमिटेड जगह पर जाती थी। लोग मीलों चल करके कहीं से, और लोग तो गांव बाहर जाते नहीं, स्कूल वहाँ थे नहीं, आश्रमशाला सरकार ने बनाई थी, मनोरंजन के पर रेडियो थी नहीं, टेलीविज़न थी नहीं, बिजली भी आप कुछ बिल्कुल जगह ही पर कट थी। ऑफ है एकदम। तो ऐसी जगह पर आप अगर लोगों के साथ रह करके, मुझे इसका समाधान है। और मैं आई एम हैप्पी कि मैं पुलिस फोर्स में आया, और मैं ये सब चीज़ों का मुझे, देखो अर्बन मतलब शहरों में रहकर नौकरी करके सब करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो गढ़चिरौली का सबसे अलग है। सर ये वाला लेसन अगर हमारे यंग एस्पिरेंट्स ले लें तो माहौल बदल जाए और शायद देश बदल जाए। और वो आप चिकन एंड एग प्रॉब्लम कह रहे थे सर, कि सोसाइटी ऐसी है कि पुलिस ऐसा है, पुलिस ऐसी है कि सोसाइटी, वो सर तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक कोई ना कोई दारोमदार लेगा। तो मेरी आर्ग्यूमेंट तो यही है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पुलिस को लेनी पड़ेगी क्योंकि पावर उनके पास है, तो सोसाइटी पे हम वापस रिवर्ट नहीं कर सकते। बट आप जैसे लोग सर ज़्यादा होने चाहिए सर्विस में। और मैं खुद सर वही ऑर्गेनाइजेशन और वही महकमा मैंने देखा है, तो ऐसा लगता तो नहीं है सर, रेयर ही है। 90 में से 100 में से 10 ही लोग होते हैं, और कि 90 तो ऐसे ही अपना जैसे चलते हैं वैसे चलते हैं। तो आपसे बात करके सर मुझे ऐसा लगा कि हैं ऐसे लोग, पता था हैं, बट व्हेन यू मीट देम एंड व्हेन यू टॉक टू देम एंड व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड देम एंड दे कैन अंडरस्टैंड यू, देन यू फील अ लॉट बेटर। एंड आई थिंक इट इज़ अ बिग डील। बड़ी एक लक की बात है, मेरी टाइमिंग बड़ी अच्छी थी कि ये बुक आई और इस बुक के बहाने मैं आपसे कनेक्ट हो पाया और उसके बहाने हमारी एक डिस्कशन हो पाई। और ये जब जाएगा सर बाहर, तो मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक बारी कुछ तो ना सिविल सर्विसेज की इम्प्रेशन बेटर हो दुनिया में। और जो लोग जिन्होंने सच में वो काम कर रखे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें टिकी हैं, एवरी डे दैट पासेज, जब एक टेरर अटैक नहीं होता है, किसी ने काम किया हो उसके पीछे, वो बिल्कुल। दिखती नहीं है, वो इनविजिबल सी चीज़ें जो हैं, और सिविल सर्विसेज की कॉन्ट्रीब्यूशन।
बट नेगेटिविटी सर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। हाँ, परसेप्शन पर लोग ज़्यादा जाते हैं रियलिटी के बाद में, चाहे सिविल सर्विस का। अब वही जो हिसाब किताब है ना कि बहुत सारे, मैं पुलिस के बारे में बताऊँ, अब पुलिस के बारे में लोग अच्छा नहीं बोलते, लेकिन सब लोगों का पुलिस से संपर्क में नहीं आए। सही कुछ बात। लोगों ने पूछा आपका खुद का अनुभव नहीं, मेरा खुद का अनुभव नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं ना, मूवी में भी देख लो ऐसे ही होता है। तो परसेप्शन, ये परसेप्शन भी कई बार जो है ना, परसेप्शन भी चेंज होगा। वो देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, जी। जब हम लोग 1981 में पास आउट हुआ हमारा बैच, सर। तो हमारे डायरेक्टर थे, ही वाज फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ आईपीएस। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों के सामने, हम लोगों का तो चैलेंजेस अलग थे, आप लोगों के सामने चैलेंजेस अलग आएंगे, आप लोगों के सामने नौकरी करना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब हमने नौकरी ज्वाइन की तो हमें पुलिस इमेज का था, तो पुलिस इमेज, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की, उन्होंने कहा जी। कि पुलिस की इमेज बहुत अच्छी नहीं थी, और मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मुझे इस बात को कहते हुए अफसोस है कि इतने साल नौकरी करने के बाद में पुलिस की इमेज में कोई सुधार नहीं आया। एक्चुअली मैं भी इस बात को ये कहता हूँ, जब हमने पुलिस ज्वाइन की, जो पुलिस की इमेज थी, हालांकि हम सब सारी लीडरशिप मैंने देखा है, सब लोग कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्या तो है कि उस टाइम भी जैसी पुलिस की इमेज थी, उसकी इमेज में और आज में कुछ फ़र्क आया हो, मुझे नहीं लगता। जैसी पुलिस मैंने ज्वाइन की थी, जो इमेज मैं छोड़ी थी, और मैं रिटायर होकर भी मुझे 10 साल हो गए, वही इमेज है, कोई इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं। पर सर हम बहुत बड़े फ़ैन हैं आपकी इस ऑनेस्टी के, जो आप इंटेग्रिटी से इतनी सारी बातें कह देते हैं और इतनी ह्यूमिलिटी से कहते हैं, और आप ज़्यादातर तो कहते ही नहीं हैं, यू डोंट टॉक मच, और बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला मुझे। तो अब बहुत सारे लेसन हैं सर इसमें, जो समझदार है वो समझ लेगा, और समझने वाले हैं सर, समझने वाले हैं, और वही लोग बनेंगे सर, आगे फ्यूचर पुलिस ऑफिसर भी बनेंगे, और अच्छा होगा सर देश। आई एम लिटिल बिट पेसिमिस्टिक, बट कहीं ना कहीं उम्मीद मेरी जागी हुई है। नहीं, बिल्कुल नई जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, एक्सपोजर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी है, और थोड़ा सा लोग, एजुकेशन भी फैक्टर है। तो आई एम श्योर कि आगे आगे का समय जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट होगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी, गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी, और पब्लिक के लिए भी। जी सर, सोशल मीडिया का ज़माना है, और हालांकि ये किताब तो है, पढ़ने वाले पढ़ेंगे, पर सोशल मीडिया को जिस तरीके से हम लेवरेज कर पा रहे हैं, जितना हम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, एटलीस्ट एक अच्छा मैसेज तो हमने भेजा है, और एक एग्जांपल आप में हमारे पास है देखने के लिए, जो कि हमेशा रहेगा। तो सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई कांट थैंक यू इनफ फॉर ऑल दैट यू हैव डन सर, Thank you. फॉर द कंट्री एंड Thank you. फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। थैंक यू।